को मेरे ही सिटी के जो पुणे के वैद्य हैं, जो 35,000 वैद्य लोग जिस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं और सफल चिकित्सा होती है, वह मैं श्वेत परपट्टी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। इसका नाम ना परपट्टी, इसमें ना पारा और गंधक नहीं है, लेकिन ये परपट्टी भी बनाने की विधि से बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है श्वेत परपट्टी। तो श्वेत परपट्टी में तीन ही घटक द्रव्य हैं। उसको किस तरह से बनाया जाता है और उसका प्रयोग किस तरह से होता है वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्या है कि श्वेत परपट्टी बनाना बहुत ही आसान है। और इसमें थोड़ा ये रहता है कि जब कलमी सोरा वगैरह डालते हैं तो उसका जो धुआं रहता है वह आंखों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है, या अगर उसको इनहेल कर लिया तो ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। तो इसमें इसको बनाने के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दूसरी परपटियां जो हैं, जैसे रस परपटी है, स्वर्ण परपटी है, लौह परपटी है, कुटज परपटी है, वह सब ना उतना मतलब फेटल कंडीशन नहीं करती है। लेकिन जो कलमी सोरा, नवसादर और फिटकरी डाल के यह श्वेत परपट्टी बनाया है, इसका जो धुआं निकलता है उसमें सावधानी करना है। इसलिए ना मास्क पहन के और ग्लव्स पहन के तब इसको बनाना चाहिए, तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो बनाने वाले वैद्य जो है ना, उनको भी सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ना ऐसे मैंने देखा है कि मैं जब सेकेंड ईयर के बहुत सारे इसमें लैब में देखता हूँ, रस शास्त्र के जो प्रयोगशाला रहती है वहाँ पर कुछ लोगों को आंखों में प्रॉब्लम होने लगी। जब उन्होंने प्रिकॉशन नहीं लिया तो उन लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगी। तो इसीलिए ना श्वेत परपट्टी का यह आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसको श्वेत परपट्टी को क्षार परपट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्षारीय द्रव्य बहुत ज़्यादा है। तो यह कार्य कैसे करता है यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो एक पुस्तक है सिद्ध योग संग्रह, उसमें श्वेत परपट्टी के बारे में बताया है। जो अपने आर्ष ग्रंथ है, बृहत्त्रयी है, जिसमें जैसे चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, इन सब में श्वेत परपट्टी का यूज नहीं होता था, इसलिए उनका उल्लेख नहीं है। फिर बाद में रस शास्त्र की पुस्तकों में भी इसका उल्लेख नहीं है। बाद में जो 18वीं और 19वीं शताब्दी आई, तब श्वेत परपट्टी का प्रयोग बहुत सारे वैद्य लोगों ने अपना दिमाग लगा के रिसर्च करके और फिर इसका प्रयोग करना शुरू किया। तब उनको बहुत अच्छा, क्योंकि कलमी सोरा जो रहता है, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम सूर्य क्षार भी बोलते हैं, उसका प्रयोग बाद के कालों में ज्यादा होने लगा। तो इसलिए श्वेत परपट्टी नाम का नया मेडिसिन को इन्वेंट करके और इसका प्रयोग किया जाने लगा। और यह भी मूत्र कृच्छता जैसी बीमारी है, मूत्राघात है, क्योंकि जैसा जो बीमारी आने लगता है, जैसे अभी क्या है कि कोरोना वायरस है, तो अभी कोरोना की नई नई दवाइयां आ रही हैं। उसी टाइम पे जब किडनी फेलियर बहुत ज्यादा होने लगा, या यूरिन का प्रॉब्लम होने लगा, यूरिन में ये जो मूत्र कृच्छता जैसी बीमारियां होने लगी, तब ये मेडिसिन का इजाद हुआ, मतलब तभी ये निकली। उसके पहले लोग जो थे वो मतलब दिनचर्या का पालन करते थे, रात्रिचर्या का पालन करते थे, वेगों का अवरोध नहीं करते थे। तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे मेडिसिन नया नया बनते जाता है। तो ये श्वेत परपट्टी है, ये 19वीं शताब्दी, 18वीं और 19वीं शताब्दी का मेडिसिन है। तो इसका कैसे निर्माण होता है वह मैं बताता हूँ, और उसके बाद में कार्य कारण भाव से इसका कैसे उपयोग रहता है क्लिनिकली। आप लोग वैद्य लोग हैं, सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे कि चिकित्सा सफल हो, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो इसमें ऐसा बताया है कि श्वेत परपटी या शार परपटी आप लोग को बताना है। अब इसका एक बात और, कि इसका ना संस्कृत में श्लोक करके नहीं बताया, यह एक फॉर्मुलेशन है, और हमारे रस शास्त्र जो विषय है उसमें इसका मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है। परपटी जब हम लोग प्रैक्टिकली ये बनाते हैं रसशाला में, तो ये इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में भी आता है, और इसका प्रयोग भी पुणे के तो हर वैद्य लोग करते ही करते हैं। तो इसलिए संस्कृत में इसका श्लोक कहीं नहीं मिलता है। सिद्ध योग संग्रह में भी ऐसे ही लिखा है, एक फॉर्मुलेशन के रूप में लिखा है। तो ऐसा बताया है कि सूर्य क्षार लेना है, कलमी सोरा लेना है 1 किलो की मात्रा में। फिर उसके बाद में स्फटिका या फिटकरी लेना है 125 ग्राम। इतना मतलब एक पाव से जो आधा रहेगा, आधा पाव की मात्रा में उतना ले लेना है, 125 ग्राम। उसके बाद में नवसादर लेना है, तो उससे भी कम 65 ग्राम तक लेना है, मतलब एक चौथाई का, एक पाव का एक चौथाई उतना लेना है। तो फिर से मैं बताता हूँ, तो 1 किलो कलमी सोरा या सूर्य क्षार जिसको बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, वह ले लेना है। और पोटेशियम नाइट्रेट कभी आप लोग लेके आइए पंसारी की दुकान से या काष्टौषधि की दुकान से लेके आइए, उसको ना टेस्ट करिए। इतना ज़्यादा क्षारीय होता है ना, और कुछ तो अजीब ही टेस्ट होता है। ऐसे तो उसको खाना नहीं चाहिए, ऐसे खाने से ना जीभ में कुछ तो इरिटेशन होता है, और थोड़ा सा खट्टा, और कुछ तो अजीब तरह का अल्कलाइन इस तरह का टेस्ट आने लगता है। और दूसरा है स्फटिका, फिटकरी आप लोग को मालूम है, पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी को हम लोग पहले के जमाने में हम लोग घुमाते थे पानी में, तो जो भी कचरा वगैरह था वह सब बैठ जाता था। और फिटकरी पहले के जमाने में कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले, हर नाई की दुकान पे होता था।
कि शेविंग करने के बाद ना फिटकरी को लगा देते थे कि वो ब्लड को क्लॉट करता है। और नवसागर आप लोगों को पता है, नवसागर जो है वो नासार्श जो रहता है, नाक में जो अर्श रहता है, उसमें नवसागर को पानी में घोल कर लगाते हैं तो नासार्श में बहुत अच्छा फायदा होता है। ये भी एक अल्कलाइन रहता है नवसागर। तो ये तीनों द्रव्य जो है ना, ये अल्कलाइन रहते हैं, लेकिन इसको पिघला के पतला करके परपट्टी बनाते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि तीनों द्रव्य ले लेना है और खरल में लेके और उसको बहुत ज्यादा ऐसे कुटना पिटना है और उसको पाउडर फॉर्म में बना के मोटा चूर्ण टाइप बना देना है। मतलब इतना इसको कुट कुट के पाउडर पाउडर बना देना है खलबत्ता में, उस इमाम दस्ता या खलबत्ता जिसको बोलते हैं उसमें बना देना है। और फिर उसके बाद उसको कढ़ाई में डाल के, कढ़ाई से ज्यादा ये सेफ है कि मिट्टी के पात्र में। जो पहले के जमाने में क्या होता था कि कोई भी खाना भी बनाते थे, चावल दाल रोटी सब्जी, ये सब मिट्टी के पात्र में ही बनते थे। तो इसमें बताया है कि मिट्टी का जो मटका है उसमें ये तीनों चीज डाल के मंद अग्नि देना है और इसको पाक करना है। मंद अग्नि होना चाहिए। और ये ज्यादातर आजकल तो गैस पे बनाया जाता है, मतलब सिर्फ एलपीजी का जो गैस होता है उस पे बनाया जाता है। पहले के जमाने में चूल्हे में बनाया जाता था। तो हर जो मेडिसिन बनाने का लिए ना लकड़ी बताया जाता था कि बेर की लकड़ी, आम की लकड़ी। तो कैसे भी करके इसको ना मंद अग्नि पे इसको पिघलाना है। क्या क्या है तो सूर्यशार 1 किलो, फिर फिटकरी जो है जिसको हम स्फटिका भी बोलते हैं या कांक्षी बोलते हैं, वह आधा पाव मतलब 125 ग्राम उतना लेना है। और नवसागर है वह 65 ग्राम इतना मात्रा में लेके और इसको पिघलाना है और वो मिट्टी के मात्र पात्र में मिक्स होके वो पिघल जाएगा। उसके बाद में क्या करना है कि ये पूरा पीला रूप, पीला द्रव के रूप में पीला पीला येलोइश इस तरह का लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। फिर क्या करना है कि 2 केले के पत्ते लेने हैं, उसको क्लीन करना है, सुखा देना है, फिर उसके ऊपर ना घी का लेप लगा देना है। घी का एक पतला सा एक लेयर इस तरह से लगा देना है, पतला घी जो पिघलाया हुआ है वह लगा देना है। और दोनों केले के ऊपर जो गोमय रहता है, मतलब बाहरी तरफ से जो गोमय मतलब गोबर का जो ये उपला का सूखा हुआ भाग वह रख देना है। और क्योंकि ये बहुत गरम गरम चीज हम लोग डालेंगे तो वो केले का पत्ता जो है उसको कुछ तो हीट एब्जॉर्बर कुछ तो चाहिए, इसलिए ऊपर की तरफ से लगा देना है। और उसके बाद में इसको लेना है, श्वेत परपट्टी को लेना है कलछुल से लेके या कोई जो मराठी में संडासी बोलते हैं उससे लेना है, सांडसी उससे लेना है। और वो गरम गरम जो है वो दोनों केलों के बीच में डाल देना है। फिर उसके बाद में जो बेलन होता है उससे ना ऐसे पीसना है, ऊपर गोबर का वो है, मतलब प्रेशर देना है कि वो पतला परपट्टी जैसा बन जाए। फिर ऐसा करके परपट्टी कल्पना बन जाती है। फिर ऐसे करके जितना भी 1 किलो, ये पूरा 1.25 किलो का ये बन रहा है, तो ये ऐसे बना बना के और फिर उसको निकाल के और फिर डब्बे में डाल के रख देना है। इस तरह से परपट्टी बन जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही बार सब बना दीजिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, केले के पत्ते जल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बना दिया तो वो ज्यादा सेफ रहता है। और इसमें ऐसा है कि बार बार ना ऊर्ध्व और अधः जो केले के पत्ते हैं उनको बार बार बदलते रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि एक ही पत्ता पतला होता है तो हम लोग गरम गरम डाल रहे हैं तो वो पत्ता जल जाएगा। इसलिए ना बहुत सारे केले के पत्ते रख के और तब इसको बनाना है। दूसरा है कि इसमें ना अगर छेद हो जाता है तो वह क्या होगा कि जो भी केले के पत्ते में छेद हो गया है तो वह परपट्टी जो है ना वो लिक्विड है, वो नीचे जाके गोबर का जो उपला है उसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उससे हमें बचाना है कि केले के पत्ते बदलते रहने हैं। और परपट्टी ये भी रहता है कि गोमय जो रहता है, गोबर का उपला रहता है, उसमें भी मिक्स होने का डर रहता है, तो फिर वो हमारा परपट्टी बनेगा नहीं, वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि बार बार केले के पत्ते बदलते रहिए। उसके बाद में यह जब तक अग्नि के संपर्क में रहता है, जब हम मंद अग्नि देते हैं, तो आप लोग ने श्वेत परपट्टी बनाया भी होगा सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल में, तो आप लोग को ऐसा महसूस हुआ होगा कि कुछ तो धुआं निकलता है। ये कलमी सोरा नवसादर और फिटकरी से जो धुआं निकलता है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। अगर उसका इनहेल कर लिया तो चक्कर आने लगता है, एस्फेक्सिया हो जाता है, इंसान बेहोश भी हो सकता है। तो इसीलिए ना पूरा मास्क से ढक कर तभी इसका प्रयोग करना चाहिए, तभी इसका ज्यादा फायदा होगा कि वह जो रासायनिक मतलब जो केमिकल जो फ्यूम्स आ रहे हैं उससे जो भी बनाने वाले वैद्य हैं उनको कोई भी तकलीफ ना हो। और दूसरा है कि यह इसके लिए एक और प्रिकॉशन बताया है कि मेटल के पात्र में इसको नहीं बनाना है, जब भी बनाना है तो मिट्टी के पात्र में ही इसको बनाना है, तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा और सेफ रहेगा। उसके बाद में ऐसा बता रहे हैं कि
क्योंकि धातु के पात्र में अगर बना दिया तो केमिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं, रासायनिक प्रक्रिया होके जो हमें श्वेत परपट्टी बनाना है वह नहीं बन के कुछ तो अलग ही मेडिसिन बन जाएगा और जो शरीर को नुकसान दे सकता है। इसलिए मिट्टी का पात्र, और मिट्टी का पात्र ऐसा होता है कि उसमें कोई भी चीज चिपकता नहीं है। मिट्टी न परपट्टी जो है वो मिट्टी को मिट्टी के मटके का जो भी है न, मटका या कढ़ाई जो है उसका एब्सॉर्प्शन नहीं करती है। तो मिट्टी का तवा ले लीजिए, उस तरह से डिजाइन किया हुआ, या मिट्टी का मटका ले लीजिए, या मिट्टी का कढ़ाई सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। अगर इसको हम जो द्रव्य है उसको पिघला रहे हैं तो पूरा बॉइलिंग पॉइंट में आने तक पूरा पिघल जाए, और उसके बाद में कलछुल से लेकर और फिर दो केले के पत्ते में डालकर और फिर पीसना है, तो परपटी पापड़ जिस तरह से होता है उस तरह से परपटी कल्पना यह बन जाता है। उसके बाद में इसकी मात्रा कितनी है, तो ऐसा ग्रंथों में बताया है कि 5 से 10 रत्ती तक इसकी मात्रा रहती है। एक रत्ती मतलब 125 mgm, तो इंटू 5 कर लीजिए तो वह उतना मिल जाएगा आपको। और दूसरा है कि 10 रत्ती तक मतलब 1250 mgm, इतना मात्रा तक इसका प्रयोग मैक्सिमम रूप में कर सकते हैं। इसका जो अनुपान है वह ठंडा पानी है, शीतल जल है, नारियल का पानी है, और दूसरा है इक्षु रस है, गन्ने का रस है, फिर मिश्री युक्त दूध है, फिर कर्पूर युक्त जल, मतलब पानी में कर्पूर मिला दीजिए, भीमसेनी कापूर जो रहता है उस सबको मिला दीजिए और उसका अनुपान के साथ श्वेत परपट्टी का प्रयोग करिए। या कोई भी मूत्रल कषाय, जैसे गोक्षुर का काढ़ा रहता है, गोखरू काढ़ा यहाँ बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, गोखरू काढ़ा के साथ दीजिए, या पुनर्नवादी कषाय के साथ दीजिए, या तृण पंचमूल कषाय के साथ दीजिए। ऐसे मूत्रल कषाय के साथ अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर श्वेत परपट्टी जो है यह श्रेष्ठ मूत्रल है। अब यह इसका कार्य जो रहता है वो मूत्र व संस्थान में होता है, और जहां पर भी क्लेद के वजह से, आम के वजह से, या फिर दूसरे भाव पदार्थ आ गए जो अनवांटेड भाव पदार्थ है जिसके वजह से मूत्र कृच्छता आ जाती है, तो उस मूत्र कृच्छता हो जाती है तो वैसी संप्राप्ति में मूत्र उत्पत्ति तो हो रही है, पक्वाशय में मूत्र की उत्पत्ति हो रही है, किडनीज उसको फिल्टर कर रहा है, लेकिन वह मूत्र आगे यूरेटर से आगे ना, यूरिनरी ब्लैडर से वह फिर यूरेथ्रा से वो निकल नहीं पा रहा है, उसको मूत्र कृच्छता बोलते हैं। तो वहां पर मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है, तो वह अंदर ही अंदर है, तो हम उसको कैसे खोलेंगे? तो उसके लिए एलोपैथी के डॉक्टर क्या करते हैं कि डायूरेटिक्स देते हैं, बहुत सारे फ्रूसेमाइड, लैसिक्स वगैरह देते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती यूरिन कराया जाता है, वह उतना अच्छा सेफेस्ट नहीं है क्योंकि उससे दुष्परिणाम भी होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो आयुर्वेद में इसके लिए हमारे जो वैद्य थे, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, उन लोगों ने इतना अच्छा मेडिसिन बना दिया है कि अगर इसका सेवन करा दिया जाए तो शार कल्पना है, और इसका जो कार्य रहता है वह डायरेक्ट मूत्र व संस्थान पे होता है, या पक्वाशय से लेके, मूत्र व संस्थान आयुर्वेद के हिसाब से पक्वाशय से लेके और फिर किडनीज, यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और ये जो मूत्रवाही मतलब यूरेथ्रा, जो मूत्र जहां से निकलता है वह वहां तक इसकी व्याप्ति रहती है, मतलब ये पूरा यूरिनरी सिस्टम है इस पे रहता है। तो क्षार कल्पना का कार्य क्या होता है? आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, ये क्लेदन क्लेदन करता है। अब जैसे कोई चीज जम गया है बहुत ज्यादा, आप कहीं भी ऐसे कल्पना करिए कि कोई चीज बहुत ज्यादा जम गया है, तो वहां पर क्या करना है कि हमें ना बहुत ज्यादा पानी 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 करना है। जैसे साब हम लोग को कपड़ा धोना होता है, ये कपड़े में कोई दाग लग गए, तो हम लोग क्या करते हैं, साबुन का जो घोल रहता है या डिटर्जेंट पाउडर का घोल रहता है उसमें हम लोग डाल देते हैं, तो बहुत ज्यादा झाग 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 आ जाता है, क्लेदन 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 होता है, और उसके बाद में हम जब पानी से धोते हैं तो पूरी तरह से वॉश आउट हो जाता है, क्लीन होता है। तो आदो क्लेद एति पश्चात विशोष एति, यह क्षार का कर्म चरक संहिता में वाग्भट से विमान स्थान में बताया है, चरक संहिता में विमान स्थान पहला में बताया है, क्षार का ये कार्य रहता है, और क्षार का अति सेवन भी नहीं होना है। यहाँ पर परपटी कल्पना के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आम का भी पचन करेगा, क्लेद का भी शोषण करेगा, और मतलब अग्नि को भी प्रदीप्त करता है, और वहां पर जो मूत्र व स्त्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति है उसको ये पूरी तरह से खोल देता है। आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, तो ये क्या करेगा, क्लेदन 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 करेगा। इस तरह से कल्पना करें जैसे कपड़े पे बहुत ज्यादा दाग लग गया है, टीवी में आप लोगों ने देखा होगा कि सर्फ एक्सिल का प्रचार आता है, या बहुत सारे डिटर्जेंट पाउडर का, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का प्रचार अमिताभ बच्चन जी करते हैं, तो उसका क्या बोलते हैं कि सफेद से सफेद
पूरा दाग वगैरह जो है, जैसे टोमेटो सॉस वगैरह गिर गया और दाग लग गया है, तो वहां पर हम लोग शार करते हैं, मतलब डिटर्जेंट पाउडर करते हैं, वह तो हमें एडिबल नहीं होता, खाने योग्य नहीं रहता। इंटरनली ये एडिबल है, क्षार परपटी, श्वेत परपटी। तो इसका प्रयोग कैसे होता है कि पहले क्लेदन क्लेदन करना है। क्लेदन करने से क्या होगा कि, और क्षार जो है ना वो संघात का भेद करता है, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल जो अवरोध कर रहे हैं उसको ना वो पानी पानी डाल के और वो खोल देगा, पूरी तरह से शरण कार्य करके पूरी तरह से ओपन कर देगा। और उसके बाद में मूत्रल कषाय के साथ हम लोग दे रहे हैं तो ये वॉश आउट कर देगा, पूरी तरह से साफ कर देगा। इसलिए इसका प्रयोग क्षार परपटी, परपटी कल्पना के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो ये मूत्रल है। दूसरा स्वेदल है। स्वेदवा स्त्रोतस में भी अगर अवरोध होता है तो उसमें भी आम संचिति होती है, या टॉक्सिन्स जमा होते हैं बहुत सारे, और जो भी भाव पदार्थ हैं, जो भी अनवांटेड चीजें हैं, जो टॉक्सिन्स स्वेदवा स्त्रोतस को अवरोध कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लोग एसी में कंटिन्यू रहते हैं तो उनको स्वेद प्रवृत्ति होता ही नहीं है, उनका शरीर हमेशा ठंडा रहता है, तो उनको बहुत ज्यादा पसीना न आने से स्किन ड्राई पड़ता है, और उनको मूत्र प्रवृत्ति भी अलग तरह से होने लगती है, नॉर्मल नहीं होती है। तो ये जरा सिस्टम जो है, अंबु व स्त्रोतस जो है शरीर में, वह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो जो लोग एसी में रहते हैं, जिनको साथ में, उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं साथ में, उनको सर्दी जुकाम हर समय रहता है क्योंकि स्वेद ही नहीं निकल पाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, आयुर्वेद में जिनको एसी में बैठ के दिन भर काम करना है, हर महीने में 12 महीने में करना है, उनके लिए कुमारी असव जैसी दवाइयां देते हैं। और स्वेद लाने के लिए हम लोग श्वेत परपटी का प्रयोग अगर सुबह शाम देंगे, एक एक चुटकी भी दे देंगे, तो ना उससे स्वेद अच्छे से आने लगता है, और फिर क्या होता है, वो पेशेंट ठीक हो जाता है, मूत्र प्रवृत्ति भी अच्छे से आने लगती है। तो इसलिए यह स्वेदल है। तीसरा ये वातानुलोमक औषधि है। वायु अगर रुका हुआ है, मल प्रवृत्ति अच्छे से नहीं हो रही है, और दूसरा मल रुका ही है अपान वायु की दुष्टि की वजह से, अपान वायु अच्छे से पास नहीं पा रहा है, तो यह मल प्रवृत्ति भी अच्छा करता है। इसका कार्य पुरीशाशय पे भी होता है, मल प्रवृत्ति को ये बेस्ट कर देता है। तो इससे इसकी जब हम परपटी, श्वेत परपटी का प्रयोग करते हैं तो अच्छे से मल प्रवृत्ति भी होने लगती है, मूत्र प्रवृत्ति भी होने लगती है, वायु जो रुका हुआ है उसकी भी प्रवृत्ति अच्छे से होने लगती है, एक दूसरे से सारे कनेक्टेड है। आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति। इसके बाद में मूत्र कृच्छता। मूत्र कृच्छता के बारे में मैं और डिटेल में बता रहा हूँ। मूत्र कृच्छता में ऐसा होता है, क्या संप्राप्ति होती है कि मूत्र कृच्छता में मूत्र जो है वो बहुत कठिनाई से निकलता है। मूत्र की उत्पत्ति तो हो रही है लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल से निकल रहा है, तो उसकी वजह से, कठिनाई से निकलने की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। पेशेंट ना ज्यादातर ऐसे पेशेंट आते हैं कि जैसे पब्लिक टॉयलेट का यूज कर लिया, बहुत सारी माताओं ने और बहनों ने पब्लिक टॉयलेट कहीं गए और पब्लिक टॉयलेट में उनको जाना ही पड़ा, तो वहां से जब आते हैं, क्योंकि वहां पे क्लीनलीनेस नहीं रहता, अनहाइजीनिक कंडीशन रहती है, तो वो इन्फेक्शन फैल जाता है, और पानी भी कम पिया रहता है दिन भर में, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने से वो लोग ना डिप डिप ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ही ना मूत्र प्रवृत्ति होती है, कष्ट से मूत्र प्रवृत्ति होती है, वो यूटीआई जैसे बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें डॉक्टर्स लोग नॉर्फ्लक्स टैबलेट देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, या फिर सिटाल सिरप देते हैं। आयुर्वेद के पास अगर कोई आता है तो हम लोग परपट्टी, श्वेत परपट्टी देते हैं, गोक्षुरादि गुगुल और गन्ने का रस पिलाते हैं, या फिर ऐसे तंडुलोदक जो रहता है, चावल धोया हुआ भिगो के आप 1 लीटर पानी में डाल के रख दीजिए, और फिर उसको जब चावल फूल जाए तो वो पानी लीजिए, चावल को तो वो आप भात बना के खिला दीजिए, और जो चावल का पानी है उसमें मिश्री डाल दीजिए, जिसको मराठी में खड़ी साखर बोलते हैं, वो मिश्री डाल के और मिक्स करके वह पिलाइए श्वेत परपटी के साथ। वह पीते ही आधा घंटा के बाद ना इतना तेज मूत्र प्रवृत्ति होती है और वह संप्राप्ति ठीक हो जाती है। और जो पेशेंट को तकलीफ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो इतनी मूत्र कृच्छता होती है कि ऐसे झुक के चलने लगते हैं, उनको इतना ज्यादा पेन होता है पूरा यूरेथ्रा में और पूरा यूरिनरी ब्लैडर में, इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, शोथ हो जाता है। तो ऐसे सारे कंडीशन में श्वेत परपटी, क्षार परपटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, और यह परपटी के रूप में ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंपनियां हैं वो टैबलेट फॉर्म में इसको बना के और बेच रही हैं, वह परपट्टी ही होना चाहिए, टैबलेट फॉर्म में नहीं बोला है, गुट्टी वट्टी नहीं बोला है। और दूसरा बात है कि अश्मरी जब रहती है, किडनी स्टोन रहता है, और उसमें भी अश्मरी का भेदन करना जरूरी होता है, और वहां पर जो अवरोधात्मक संप्राप्ति है उसको ठीक करना जरूरी होता है। तो कनकासव के साथ श्वेत परपट्टी का प्रयोग करिए। और दूसरा, हम हजरल यहूद भस्म है, बद्राश्म चूर्ण है, पाषाण बेदादी चूर्ण है, यह सब हम दवाइयां देते हैं, त्रिविक्रम रस है, ये सब तो देते हैं, लेकिन श्वेत परपट्टी और मूत्रल दवाइयों के साथ अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो अश्मरी को यह भेदन कर देती है, और क्षार है तो यह क्षारीय काम करते ही है,
शालन काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए अश्मरी रोग में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। किडनी स्टोन को पूरी तरह से यह डिजोल्व करके निकाल देती है। बहुत सारे प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो बन रहे हैं उसमें श्वेत परपट्टी डाला ही जाता है, वह अश्मरी को फोड़ देती है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, बड़ा पहाड़ पहाड़ को तोड़ना है और हमें सुरंग बनाना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायनामाइट लगाते हैं। डायनामाइट लगाते हैं और उसको बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट करने से उड़ने से वो पूरा उसमें मतलब गड्ढा पड़ जाता है और वह प्रवेश करने के लिए जगह बन जाती है। और जो पत्थर रहते हैं उसमें आप देखें तो क्रैक क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वह तोड़ा जाता है कि वो जल्दी जल्दी निकल जाए। तो यहाँ पर ये अश्मरी का जो है ना, उसमें भी ये अश्मरी है। अगर जैसे किडनी स्टोन हो गया, सोडियम ऑक्जिलेट हो गया, सोडियम पोटेशियम ऑक्जिलेट है, अगर तो उसको फोड़ना है, क्रैक करना है और भेदन करना है, तो उसमें क्षार परपटी, एक तो ये उष्ण गुणात्मक है, क्षार भी है, तो ये एक तरह से डायनामाइट है जो स्टोन को पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देता है। तो और मूत्र प्रवृत्ति भी करता है, तो यह मूत्र कृच्छता भी ठीक करता है, मूत्राघात भी ठीक करता है। ये पूरा सिस्टम को ऐसा कर देता है कि अश्मरी को निकलना ही पड़ता है, उसको वहां रहना ही अलाउड नहीं है जब हम ये इसका सेवन करा रहे हैं। तो इसलिए क्षार परपटी का बहुत ज्यादा यूज होता है अश्मरी में। फिर उसी तरह से मूत्राघात नाम की बीमारी, जो किडनी फेलियर के पेशेंट रहते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर, जिसमें मूत्र प्रवृत्ति हो ही नहीं रही है, वहां पर अवरोधात्मक संप्राप्ति हो रही है, क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है, या जो नेफ्रोज वो डैमेज हो रहे हैं, या मूत्र बन ही नहीं रहा है, जिसमें मूत्राघात हो जाते हैं। तो 13 प्रकार के मूत्राघात बताए, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मूत्राघात और मूत्र के बारे कृच्छता के बारे में बता, उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करती है। उसी तरह से ये आधमान नाशक है। परपट्टी कल्पना है, तो परपट्टी कल्पना मतलब ग्रहणी कला पे वो काम करेगी, आम का पचन करेगी, ग्रहणी कला को बहुत ज्यादा उत्तेजना देगी, और फिर वहां पाचक पित्त का स्त्राव अच्छा कर देगी। तो जब पाचक पित्त का स्त्राव अच्छा होगा, और ये क्षारीय है, क्षार अगर दिया जाता है, जैसे कफज उदर में भी बताया है, कफोदर में चिकित्सा में बताया है कि वहां पर क्षार, यवक क्षार, सज्जी क्षार, टंकन क्षार, यह देने के लिए बताया। आदो क्लेद देती पश्चात विशोषिति, आम का भी पाचन करती है और पूरा क्लेद 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 करके वहां पे पूरा सुखा के क्लीन कर देती है, स्त्रोतस को शुद्ध कर देती है। इसलिए ना इसका आधमान को दूर करने के लिए, आधमान क्यों होता है, क्योंकि आम की संचिति हुई है, आम जो है वो पच नहीं रहा और गैस बन रहा है बहुत ज्यादा, पेट फूल जाता है। तो उस कंडीशन में आम का पचन होना बहुत जरूरी है। आम का पचन करेगा, और ये खुद भी अपना इसका प्रॉपर्टी है कि वायु का अनुलोमन करती है, तो आधमान को ये पूरी तरह से ठीक कर देती है। इसका सेवन जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या पथ्य होना चाहिए, बहुत जरूरी है। पथ्य और अपथ्य जानना बहुत जरूरी है। आप लोग को पता है कि क्षार है तो बहुत ज्यादा उष्ण है, और परपट्टी कल्पना है तो उष्ण रहेगा ही स्वाभाविक रूप से। और इसमें कलमी सोरा बहुत ज्यादा उष्ण है, क्षार है, सूर्य क्षार जिसको बोलते हैं। दूसरा फिटकरी है, वह भी बहुत उष्ण है। फिर उसके बाद में नवसागर है, वह भी बहुत ज्यादा उष्ण है। तो इसीलिए ना पथ्य में शीतल खाद्य और पेय देना चाहिए, जैसे ठंडा दूध दे दीजिए, फिर इक्षु रस दे दीजिए, शरबत दे दीजिए, खरजूर आदि मंत्र दे दीजिए, चंदन आदि पानक दे दीजिए, ताकि बॉडी में हीट ना बढ़े। क्षार इसीलिए चरक संहिता में बताया है कि क्षार का सेवन ज्यादा नहीं करना है। क्षार जो होते हैं वो पित्त वर्धक है। आप लोग कहीं भी मानव निदान में चरक में देखेंगे कि अम्ल, कटु, क्षार, फिर उष्ण, ये पदार्थों का सेवन करने से पित्त बढ़ता है। तो पित्त ज्यादा न बढ़े, हम लोग को क्योंकि मेडिसिन के रूप में यूज करना है, तो आहार में, विहार में, पेय में, सब में शीतल चीजों का देना चाहिए। शीत वीर्यात्मक द्रव्य जैसे चंदन आदि पानक हो गया, वह देना चाहिए। उसके बाद में शीतल खाद्य, खीर दे दीजिए, दूध और चावल से बना हुआ जो खीर है वो शीतल रहता है, तो वह दे दीजिए। और ऐसे भी ऐसे ही अन्य उपचार करना चाहिए जो शरीर में ठंडक पैदा करे। उसी तरह से अपथ्य क्या है, तो पित्त प्रकोपक आहार विहार बिल्कुल भी नहीं देना है। तो इसमें कटु रसात्मक चीजें नहीं देनी है, जैसे लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाले, विदाही पदार्थ जो खाते ही विदाह उत्पन्न करते हैं। एक ही तेल में पकाया हुआ जो समोसा है, वह जरा जला हुआ तेल है, वो वाला अगर समोसा खाएंगे तो बहुत विदा होगा। या यहाँ पर महाराष्ट्र में कच्ची दाबेली मिलता है, या पानी पूरी, गोलगप्पे, और जो चाट मसाला, बाहर का जो भी जंक फूड है जिससे पित्त बढ़ता है, या फिर टोमेटो सॉस, जो अलग अलग सॉस आते हैं, चिल्ली सॉस, फिर टोमेटो सॉस, फिर गार्लिक का अचार, मतलब लहसुन का अचार, ये सब ना विदाह उत्पन्न करते हैं, पित्त बढ़ाते हैं। तो ऐसे उष्ण तीक्ष्ण कटु विदाही और ये सब का सेवन बंद करना है। और धूप का सेवन, आतप सेवन पूरी तरह से बंद करना है। धूप में अगर क्षार परपटी का सेवन करके जा रहे हैं तो पित्त का प्रकोप होगा और पूरे बॉडी में रैशेस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ हो जाती है, साइड इफेक्ट भी होता है, इसलिए इसका ध्यान रखिए।
उसी तरह से ऐसा बताते हैं कि परपट्टी कल्पना जो है ना, यह नॉर्मली हम लोग पारा और गंधक से कज्जिली बना के तब करते हैं, लेकिन यह जो श्वेत परपट्टी है, श्वेत परपट्टी एक अलग ही यूनिक परपट्टी है जिसमें पारा गंधक वाली कज्जली नहीं डाली है, यह अलग ही है, क्षार से बनाई गई है। तो यह वातानुलोमक है, स्वेदल श्वेत प्रवृत्ति करती है। और इसका जो मान है, मतलब ये क्या करना चाहिए, 800 ग्राम तक यह बन जाता है एक बार में। जब हम लोग बनाते हैं ना तो 800 ग्राम तक ये बन जाता है, क्योंकि जब हम कलमी सूरा वगैरह डाल रहे हैं 1 किलो, सूर्य शार डाल रहे हैं, फिर फिटकरी डाल रहे हैं, फिर उसके बाद में नवसागर डाल रहे हैं और बना रहे हैं, तो बहुत सारा भाग जो रहता है वो उड़ जाता है। तो 800 ग्राम तक ये नॉर्मली बच जाता है और परपट्टी के रूप में हमें मिल जाता है। इसके बाद में मैं और इसके गुणधर्म बताऊंगा, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं मूत्र कृच्छता क्या होती है, आयुर्वेद मूत्र कृच्छता का मतलब क्या बताता है, वह बेसिक चीज जानना जरूरी है। उसके बाद में हम लोग श्वेत परपट्टी पे आएंगे। तो मूत्र कृच्छता के बारे में ऐसा बता रहे हैं। अब श्वेत परपट्टी आया है, ये कौन सी बीमारी में करता है, तो मूत्र कृच्छता में। मूत्र कृच्छता के बारे में माधव निदान में बताया है कि मूत्रस्य कृच्छेन महता दुखेन प्रवृत्ति ही, मतलब मूत्र प्रवृत्ति बहुत कष्ट से होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बर्निंग होता है, वह मूत्र कृच्छता रहती है। और उसमें कृच्छता मतलब कठिनाई और पेन, कठिनाई से और बहुत ज्यादा दर्द होके जो मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, और थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप हो रहा है ऐसा, और बहुत ज्यादा रुक रुक के हो रहा है, और एक बार भी थोड़ा भी यूरिन निकला तो बहुत ज्यादा वेदना बढ़ जाती है। ऐसा जो अल्प प्रमाण में मूत्र प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं मूत्र कृच्छता। मूत्र की उत्पत्ति हो रही है, टैंक भरा हुआ है पूरा अंदर से, लेकिन निकलने का जो मार्ग है वहां पर अवरोधात्मक संप्राप्ति है, या कोई इंफ्लेमेशन है या शोथ है, उसके वजह से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा फायदा होता है। और दूसरा है कि कभी कभी मूत्र का जो अवरोध हो रहा है वह वेगावरोध की वजह से भी हो सकता है। अगर मूत्र का बहुत ज्यादा देर तक अवरोध कर दिया तो जो मूत्र है ना, वह मूत्र ही बॉडी में इन्फेक्शन कर देती है, इन्फ्लेमेशन कर देती है, और उसके वजह से भी मूत्र कृच्छता आ जाती है और जल्दी से यूरिन नहीं पास हो पाता। तो नॉर्मली डॉक्टर्स के पास जाते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, तो कैथेटराइजेशन करके मूत्र निकालते हैं। तो वह तो ठीक है, वो सर्जिकल प्रोसेस है, लेकिन अगर हमने शार्प परपटी दे दिया तो अपना मूत्र निकलने लगता है। दूसरा क्या है कि और भी बता रहे हैं मूत्राघात चिकित्सा में, मूत्राघात के बारे में भी बता रहे हैं कि मूत्र कृच्छ मुर्घातोश्चयम विशेषा मूत्र कृच्छम कृच्छोत्तमति शयितम, मतलब मूत्र कृच्छता में कृच्छत्व मतलब कठिनाई से मूत्र निकलता है। ईशाद विबंध मूत्राघात विबंधो बलवान कृच्छत्व अल्पमिति। मूत्राघात है, ये बड़ा बीमारी है। मूत्राघात में मूत्र बनता ही नहीं है, मूत्र जो बनता है वह बहुत कम प्रमाण में बनता है। मतलब पक्वाशय में भी मूत्र की उत्पत्ति कम हो रही है, किडनीज भी कम फिल्टर कर पा रहे हैं, किडनीज में भी उसका लोड आ रहा है, किडनीज भी डैमेज हो रही है, रेनल फेलियर हो रहा है, और किडनी अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, यह तो कंडीशन रहती है। दूसरा ये बता रहे हैं कि मूत्र कृच्छता जब रहती है तो उसके वजह से क्या होता है कि मूत्र कृच्छता भी है और मूत्राघात भी है, मूत्र आघात, इस तरह से यूरिन ही नहीं हो पाता, ये बता रहे हैं। तो मूत्राघात जो है ये बड़ा बीमारी है, और मूत्र कृच्छता ये अल्प प्रमाण में है। यह हम लोग को डिफरेंस समझना चाहिए। फिर मूत्र कृच्छता के माधव निदान में 8 टाइप के बताएं मूत्र कृच्छता। तो इसमें है वातज, पित्तज, कफज, सानिपातज, फिर पुरीशज, कृमिज, सॉरी पुरीशज, अश्मरिज, शुक्रज और अभिघातज। वातज में वात का प्रकोप होता है, पित्तज में पित्त का प्रकोप होता है, कफज में कफ का प्रकोप होता है, सान्निपातिक में तीनों दोषों का प्रकोप होता है, पुरीशज में पुरुष की वजह से, क्योंकि वहां पर पुरुष का भी, पुरुष धरा कला का भी उसमें संबंध आ रहा है, तो पुरुष की वजह से भी मूत्र नहीं हो पा रहे हैं वहां पे विकृति होने से। फिर अश्मरिज, जब किडनी स्टोन होते हैं उसके वजह से भी मूत्र कृच्छता होती है। किडनी स्टोन जो है वो किडनी पे अटक गया है, कैलिक्स के पास अटक गया है, या फिर नेफ्रॉन्स में अटक गया है, उससे अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और दूसरा यूरेटर में अटक गया है, यूरिनरी ब्लैडर में अटक गया है, यूरेथ्रा के ओपनिंग में अटक गया है, तो उसके वजह से भी जो अश्मरिज होता है वह अश्मरिज मूत्र कृच्छता बोलते हैं। फिर कभी कभी शुक्र, पुरुषों में क्या होता है कि शुक्र और मूत्र एक जगह से ही निकलता है, तो कभी कभी शुक्र अगर रुक गया है वहां पे शुक्र व स्त्रोतस का अवरोध हो गया है, उसके वजह से भी मूत्र कृच्छता होती है। इसको भी माधव निदान ने एक स्थान दिया है, शुक्रज कारण की वजह से भी मूत्र कृच्छता होती है, इसलिए शुक्रज मूत्र कृच्छता। और 8वां टाइप है अभिघातज, जब चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे अगर आघात हो गया उसकी वजह से भी मूत्र कृच्छता होती है। तो फिर से मैं बताता हूँ, वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातज, ये 4 हो गए मेन।
फिर पुरीषज, अश्मरीज, शुक्रज और अभिघातज, 8 टाइप के मूत्र कृच्छता हो जाती है। उसके बाद में हेतु बता रहे हैं, माधव निदान में बहुत अच्छा सा श्लोक बताया मूत्र कृच्छता के बारे में कि व्यायाम तीक्ष्णौष रुक्ष मध्य प्रसंग नित्य पृष्ठ यानात अनुपमासाध्यशन्याद जीर्णात्य सुमूत्र निर्णाम तथा अष्टो, मतलब बहुत ज्यादा अति व्यायाम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी खाना खा के और जाके बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अति व्यायाम करने से पसीना निकल जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, तो मूत्र की प्रवृत्ति अच्छे से नहीं, मूत्र बनेगा ही नहीं। अति व्यायाम करना। फिर है तीक्ष्ण औषधियों का सेवन करना। एलोपैथी की दवाइयां बहुत ज्यादा आजकल खाई जाती है जो जरूरत नहीं होती है। अनवांटेड एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन करना, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनएसएड्स जो रहते हैं ना, कोई भी किसी को भी कुछ सर्दी जुकाम हुआ या सर दर्द हो गया तो चलो क्रोसिन खा लो, फिर पैरासीटामोल खा लो, फिर ब्रूफेन वोवेरॉन ये सब खा लो। ये सब क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इसका अति सेवन करने से किडनी पे असर होता है, तो वह मूत्र कृच्छता का एक हेतु बताया है। और यह एलोपैथी डॉक्टर्स को भी पता है, वो लोग भी रेकमेंड नहीं करते हैं कि विदाउट डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन ये क्रोसिन और ये सारे बड़े बड़े जो ड्रग हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, उसका सेवन न करें। यह आयुर्वेद वालों को मालूम था, ऋषि मुनि लोगों को मालूम था, इसलिए उन्होंने कहा कि तीक्ष्ण औषधियों का सेवन नहीं करना है, अति मात्रा में नहीं करना है। इसी तरह से आयुर्वेद में भी कुचला जैसी वनस्पतियां हैं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करती हैं, या विष उपविष की जो भी द्रव्य हैं जो मेडिसिन में डाले जाते हैं, वह बहुत ज्यादा सेवन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सूत शेखर में भी देखेंगे तो धतूरे के बीज का उसमें भावना दिया है, तो धतूरा भी विष है, वो भी बहुत ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण है। फिर अग्नि तुंडी वटी हो गया, सूत शेखर रस हो गया, इन सब में कुचला है, महावात विध्वंसक हो गया, कुचला मतलब कुचला भी है, या फिर उसमें उपविष या विष है। ऐसे द्रव्यों का अगर बहुत ज्यादा सेवन किया जाएगा अति मात्रा में, कंटिन्यूटी में बहुत दिन तक इसका प्रयोग कर दिया जाएगा, तो वो बॉडी में मूत्र कृच्छता उत्पन्न कर देता है। और फिर रुक्ष पदार्थों का सेवन करना, मतलब रोटी और सब्जी खा रहे हैं आप लोग, डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना, तेल नहीं खाना, डालडा नहीं खाना, घी नहीं खाना, और रुक्ष चीज खा रहे हैं, रोटी में घी नहीं लगा रहे हैं, चावल में घी नहीं है, तेल बहुत कम डाल रहे हैं, या डबल रिफाइंड 1 चम्मच ही डाल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रुक्षता रुक्षता बढ़ने की वजह से भी स्नेहांश की कमी हो जाती है। और क्या है कि कहीं भी कोई भी भाव पदार्थ है, जैसे रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, अस्थि मज्जा शुक्र, इनका जो भाव पदार्थ का गमन करना है, मतलब तो वहां पे लुब्रिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वह ड्राई हो जाएगा ना, तो वहां पर जो स्त्रोतस है वह जल्दी ही जल्दी दूषित होने लगते हैं, ड्राइनेस आने की वजह से। जैसे कि रक्त पित्त में कैसे होती है कि रुक्षता बहुत ज्यादा आ जाती है रक्त पित्त में, और वो फ्रेजाइल बन जाते हैं, रक्त वाहिनियां फ्रेजाइल बन जाती है रुक्षता आने की वजह से। मतलब वायु का भी प्रकोप होता है रक्त पित्त में, तो फ्रेजाइल होती है, कहीं भी वो फट जाती है, फूट जाती है। इसी तरह से रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस, मासवा, वहां पे एक लेयर रहना चाहिए जो लुब्रिकेशन करता है। इसी का एग्जांपल हम लोग देखिए कि जब हम लोग वमन कराते हैं, फोर्सफुली उल्टी होना होता है, उसके पहले हम लोग स्नेहन करते हैं, स्नेह की मात्रा खिलाते हैं, ताकि उल्टी टाइम करते टाइम वो छिल ना जाए, कट ना जाए। तो इसीलिए स्नेहांश तो चाहिए ही, हार्ट को बीट करने के लिए, हार्ट का पंपिंग एक्शन करने के लिए भी वहां पे स्नेहांश चाहिए, नहीं तो वो उतना मतलब रुक्षता बढ़ने की वजह से वहां पे तकलीफ होगा। किडनीज को भी स्नेह चाहिए, उसी तरह से लीवर को भी स्नेह चाहिए अपना फंक्शन करने के लिए, फुफ्फुस को भी स्नेह चाहिए, अगर फुफ्फुस को नहीं मिलेगा तो वहां पे ब्लीडिंग होने लगेगा। यह बात एलोपैथी के डॉक्टर्स नहीं मानने करते, उनके दिमाग में बस ये रहता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जबकि कोलेस्ट्रॉल रहता है वो बैड फैट मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। तो बैड फैट जो खिलाया जाता है, डबल रिफाइंड वो खिलाया जाता है, हाइब्रिड गाय का, हाइब्रिड बुफेलो का जो खिलाया जाता है, या फिर बहुत सारे प्लांट से जो फैट्स मिलते हैं वो विकृत करके जो केमिकली प्रोसेस्ड करके जो खाया जा रहा है, उसके वजह से हो रहा है। गाय का घी जो है आयुर्वेद के हिसाब से वो सबसे अच्छा स्नेहांश देता है, और उसमें ना ऐसा चीज रहता है, तत्व रहता है जो शरीर को नुकसान नहीं देता। इसलिए आयुर्वेद के सारे वैद्य लोग बोलते हैं कि, और विमान स्थान में बताया ही है, अष्टोहार विधि विशेषायतन में बताया कि स्निग्धम मशनियात, खाना खाते टाइम जरूर उसमें घी होना चाहिए, स्निग्धम मशनियात, स्निग्ध ही खाना है, तन मना भुंजित, उष्णम मशनियात, मतलब गरम खाओ, हल्का गरम खाओ, और उसके बाद में स्निग्धता जरूर रहनी चाहिए, हमारे आहार में स्नेहांश रहना ही चाहिए। यहाँ पर अगर रुक्ष पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा किया जा रहा है तो वह मूत्र कृच्छता का कारण होता है, किडनी फेलियर का कारण होता है। इसलिए एक पुणे के बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हैं, हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर आशुतोष पाटनकर सर, उनके पास में मूत्र कृच्छता के पेशेंट आते हैं ना, इतने अच्छे सर हैं, मतलब वो हमें लॉजिकली भी उन्होंने बताया है कि मूत्र कृच्छता क्या है, कि रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है,
रुक्ष गुण की वजह से और शीत गुण की वजह से संकोच हो गया है वहां पे, संकोच की संप्राप्ति हो गई है और वह ड्राई पड़ गया है। सारी जो यूरेटर है वो ड्राई पड़ गया है, संकोच हो गया है। किडनी में नेफ्रॉन्स भी संकुचित हो गए हैं वहां पर, इसलिए घृत कल्पना कराओ। और पीडक स्नेह जो रहता है 25 ml, दीपन पाचन करके 25 ml घी पहले, खाने के पहले, और 25 ml खाने के बाद और पीडक स्नेह का प्रयोग कराने से यह जो किडनी फेलियर के पेशेंट है या फिर मूत्र कृच्छता है पूरी तरह से अच्छी हो जाती है। आप लोग करके देखिए। किडनी फेलियर के पेशेंट को ठीक करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा की स्नेहांश देना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा घृत का सेवन कराएंगे तो किडनी को एक अपना फंक्शन करने के लिए और रीजनरेट करने के लिए ताकत मिलेगा। जो वहां पे नेफ्रॉन्स डैमेज हो रहे हैं, घृत का सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। इसलिए ना रुक्ष पदार्थों का सेवन ज्यादा करना यह मूत्रकृच्छता या मूत्राघात का यह एक हेतु बताया है। इसी तरह से घोड़े जैसे वाहनों का ज्यादा सेवन करना, उसमें क्या है कि ज्यादा वो एक्शन होती है, मतलब घोड़े पे लोग ज्यादा दूर दूर तक सवारी करते थे, तो उसकी वजह से एक्शन होने से वायु का प्रकोप हो जाता था। कमर पे पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रासी स्पर्शनेन्द्रियम, पक्वाशय वायु का स्थान है, वो वायु के स्थान पे घोड़े पे अगर ज्यादा ये आएगा बार बार रिदमिक बहुत ज्यादा ये आएगा, मतलब हलचल होगी तो वायु का प्रकोप हो जाता है। वह भी मूत्रकृच्छता का एक कारण होता है वायु का प्रकोप होने से। उसकी उसी तरह से जो पहले के जमाने में जो बसेस वगैरह रहती थी और रोड पे गड्ढे रहते थे पोथ होल्स, उसमें गड्ढों वाले रोड पे ज्यादा अगर गाड़ियां चलती थी उसमें सेवन करें तो उसमें भी ये मूत्रकृच्छता होती थी। या बैलगाड़ी जो रहती थी उसमें भी ज्यादा अगर ट्रैवलिंग कर लिया तो उसकी वजह से भी मूत्रकृच्छता होती थी। यह बता दिया है। फिर आनुप मास और घोड़े का सवारी करें तो पानी कम पिया जा रहा है और ज्यादा अपने जर्नी पे ही ध्यान दिया जाता था, तो इसकी वजह से भी ये मूत्रकृच्छता हो रही थी। फिर आनुम मांस का सेवन ज्यादा करना जो कफ का बड़ा प्रकोप करते हैं, और मछलियां ज्यादा करना ये मूत्रकृच्छता का हेतु बताया। फिर अध्यशन करना, बिना टाइम पे खा लेना, और जब टाइम आए तब ना खाना, ये अध्यशन होता है। यह सारे कारण जो रहते हैं वह वातज पित्तज कफज सान्निपातिक, फिर उसके बाद पुरीषज अश्मरिज, फिर शुक्रज और अभिघातज, ये 8 प्रकार के मूत्रकृच्छता के कारण रहते हैं। फिर संप्राप्ति ऐसा बता रहे हैं मूत्रकृच्छता में कि अपने स्व हेतुओं से तीनों दोषों की प्रकोप, तीनों दोषों की दुष्टि हो जाती है। फिर वह बस्ती में प्रवेशित करते हैं तीनों दोष प्रकोपित होके। उसके बाद में मूत्र मार्ग का संकोच हो जाता है, मतलब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति होती है। दूसरा वहां पे शोभ होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेटरी जारी सारी संप्राप्तियां, शोभ इसको वर्ड बोला है। ऐसा मत सोचिए कि इन्फ्लेमेशन केवल एलोपैथी में बोला है कि सिस्टाइटिस जो रहता है या ब्रोंकाइटिस, ये सब शोभ शब्द आयुर्वेद में भी आया है। इन्फ्लेमेशन ऋषि मुनि लोगों को भी दिखता था, इसलिए उन्होंने शोभ शब्द का प्रयोग किया है। फिर जब ये शोभ हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसके वजह से बस्ती प्रदेश में पूरा शोथ हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है पूरा, क्योंकि वहां पे सारे चेंजेस होने लगते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं। और फिर इसके वजह से जो मूत्र प्रवृत्ति होती है वह वेदना युक्त रहती है और उसको ही मूत्र कृच्छता बोलते हैं। दूसरा कारण बता रहे हैं कि मेन अपान वायु की दुष्टि हो रही है। अपान वायु की दुष्टि होने का कारण है कि मल वेग न उसको रोक के रखना, मूत्र को रोक के रखना। फिर काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से, इसकी वजह से वायु का प्रकोप हो रहा है। किसी ना किसी वजह से अपान वायु की दुष्टि जो हो रही है वेगावरोध से हो रही है, या अध्व ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा चलने की वजह से, बहुत ज्यादा स्त्री प्रसंग अति मैथुन करने से भी अपान वायु की दुष्टि हो जाती है, या शुक्र वेग को रोकने की वजह से, या विषम सयासन में सोने से। बहुत सारे हेतु बताए बात का प्रकोप के, तो मैं उतना नहीं बता रहा हूँ। अपान वायु की दुष्टि ज्यादा हो जाती है, वह मूत्र वह स्त्रोतस में चला जाता है और रुक्षता करके वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन करता है। मूत्र व स्त्रोतस में ऑब्स्ट्रक्शन मतलब संघ की संप्राप्ति कर देता है, जिससे अपान वायु और ज्यादा प्रकोपित हो जाती है और वायु का और पुरुष का बहुत ज्यादा अवरोध हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बस्ती प्रदेश में गुरुता आ जाती है, मतलब पूरा यूरिनरी ब्लैडर जो है वह पूरी तरह से गौरव युक्त ऐसी संप्राप्ति हो जाती है, गुरुता आ जाती है। मूत्र प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी होती है और रेड कलर की होती है, क्योंकि उसमें ब्लड भी मिक्स होकर आने लगता है। और दूसरा है कि बस्ती में, नाभि में, वंक्षण में, सब जगह बहुत ज्यादा, या कुक्षी में पेट में दर्द होने लगता है, बहुत पेनफुल मिक्चुरेशन होता है और इतना तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है, पेशेंट बेचैन हो जाता है। उसमें डॉक्टर्स लोग नॉर्फ्लक्स और सलाइन लगा देते हैं और लैसिक्स फ्रूसेमाइड वगैरह देते हैं। आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा दवाई है ये श्वेत परपटी जो है बहुत अच्छा है, लेकिन जो सिम्टम है वो जानना बहुत जरूरी है। तो बस्ती में, नाभि में, वंक्षण में,
कुक्षी में बहुत ज्यादा वेदना और दाह ऐसा सिम्टम आ जाता है। दूसरा है कि हृदय में, पार्श्व में, फिर उसके बाद में बस्ती के एरिया में बहुत ज्यादा वेदना होने लगती है। साथ में आधमान होता है, पेट फूल जाता है, यूरिन अच्छे से नहीं निकल पा रही है तो पेट जो वायु है वो प्रतिलोमित हो जाती है और पेट फूल जाता है, आधमान होता है, हृदलास होता है, मतलब नौशिया फील होता है, जी मिचलाने लगता है। ये सारे लक्षण आते हैं, मूत्र कृच्छता में आ जाते हैं। वातज मूत्र कृच्छता देखेंगे तो वक्षण में, बस्ती में, कटी में, मेढ्र में जो यूरेथ्रा है उसमें बहुत ज्यादा भयंकर पीड़ा होने लगती है। बारंबार थोड़ा थोड़ा ही मूत्र प्रवृत्ति होती है। दूसरा पित्तज मूत्र कृच्छता में अगर देखेंगे तो मूत्र है वो पीले रंग का होने लगता है, येलो कलर का होने लगता है, कभी कभी उसमें रक्त वर्ण आता है, रेड कलर आता है और रक्त युक्त मूत्र प्रवृत्ति होने लगती है। और मूत्र त्याग जब रहता है उसमें वेदना बहुत ज्यादा होता है और दाह युक्त रहता है, बर्निंग मिक्चुरेशन बहुत ज्यादा होता है। फिर कफज अगर रहेगा तो उसमें मेढ्र में और बस्ती में गुरुता आएगी, हुरलास होगा, उल्टी आने जैसा फील होगा, स्वेलिंग होगा और बहुत ज्यादा शोथ हो जाएगा। ये सिम्टम आ जाते हैं कफज मुद्रकृच्छता में। सानिपातिक में तीनों दोषों का प्रकोप रहता है तो पेन भी होगा, बर्निंग भी होगा और गुरुता भी आएगी, हुरलास भी होगा, सारे सिम्टम आ जाते हैं। फिर उसके बाद में अभिघातज मूत्रकृच्छता, कहीं ना कहीं चोट लग जाती है और तो उसके वजह से अंदर ही अंदर व्रण हो जाता है, इंफ्लेमेटरी सिम्टम्स आ जाते हैं, कभी कभी शलाका लग जाती है या कैथेटर डालते टाइम उसकी वजह से अभिघात हो गया है, मतलब जब कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तब उसकी वजह से हो रहा है, या किसी न किसी शस्त्र कर्म की वजह से अगर अभिघात जन्य अगर मूत्रकृच्छता है तो उसमें रक्त युक्त मूत्र प्रवृत्ति होती है, बहुत कम मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है। तो यह वातज मूत्रकृच्छता जैसे ही रहता है लेकिन इसमें रक्त भी आता है और इंफ्लेमेटरी कंडीशन होती है, कभी कभी पस भी आने लगता है। इसी तरह से पुरुष विघातज मूत्राघात, इसमें क्या होता है कि अगर मल वेग को धारण किया बहुत देर तक, सुबह से पॉटी आई है और कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कार में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं और वहां पर सुविधा नहीं है कि हम लोग मल वेग का कर सकें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ट्रैवलिंग की वजह से या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और वहां पे टॉयलेट वगैरह नहीं है, स्त्रियों को तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ये सब कि पब्लिक टॉयलेट नहीं रहता, लेडीज का टॉयलेट नहीं रहता, तो उन लोगों को तो बहुत तकलीफ होती है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब इंडियन एयरफोर्स के जो नए नए पायलट्स आए थे, जो लोग को हेलीकॉप्टर और छोटे छोटे जहाज चलाने का सिखाया जाता था, उनको भी टॉयलेट का बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि लेडीज टॉयलेट होता ही नहीं था। और ये भारत में तो समस्या पहले से रही है कि पुरुषों के लिए टॉयलेट बनाए जाते हैं, स्त्रियों के लिए नहीं बनाए जाते। स्त्रियों को अगर मूत्र प्रवृत्ति, मल प्रवृत्ति करना है तो वो रात में ही जाते थे क्योंकि वो ओपनली तो जा नहीं सकती हैं, पूरा दिन भर रखे रहना पड़ता था, पहले टॉयलेट भी नहीं होते थे। इसकी वजह से क्या होता है, पुरुष का वेग का धारण करना दिन भर, और उसके वजह से वायु प्रतिलोमित हो जाके और उधर में आधमान, शूल, ये सब उत्पन्न कर देता है और मूत्रावरोध और मूत्र कृच्छता भी हो जाता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, यूरिन भी रुक जाता है और जब यूरिन होता है तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा होता है। तो यह पुरुष कोई जानबूझ के नहीं करता है, मल वेग आया लेकिन वो कोई जानबूझ के नहीं करता, उनको टाइम ही नहीं मिलता, या कभी लज्जा होती है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है। तो ऐसे वजह से ये मूत्रकृच्छता बहुत कॉमनली पाई जाती थी पहले के ज़माने में। अब आजकल तो टॉयलेट बन गया, मोदी जी का धन्यवाद कि उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया है, गांव गांव में शौचालय बना दिए, उससे स्त्रियों को बहुत अच्छा फायदा हो गया, भारत की स्त्रियों को। उसी तरह से शुक्रज मूत्रकृच्छता है जिसमें जब जो शुक्र आ रहा है और उसको वेग को रोक लिया या फिर अति व्यवहार किया और बहुत ज्यादा शुक्र जो है वो बहुत ज्यादा निकल गया, उसके वजह से मूत्र मार्ग अवरुद्धित हो जाता है क्योंकि ज्यादा सेक्स करें, बहुत ज्यादा शुक्र निकल रहा है, शुक्र निकलने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा दाह होने लगता है। अति मैथुन करना भी मूत्र कृच्छता का कारण हो जाता है। तो कभी कभी शुक्र के साथ मूत्र आ रहा है, कभी कभी क्या है कि मूत्र वेग आया है और उसी टाइम पे फैंटेसी बन गई और सेक्स कर लिया, इंटरकोर्स कर लिया, मूत्र वेग को धारण करके शुक्र निकाल दिया, उसके वजह से कृच्छता आ जाती है, संग ऐसा ये हो जाता है, संप्राप्ति हो जाती है, तो अति कष्ट से मूत्र प्रवृत्ति हो जाती है, या कभी कभी होती नहीं है, होती है तो बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है और मेड्र में बहुत ज्यादा पेन होता है और रात भर पेशेंट चिल्लाते रहता है। तो इसमें श्वेत परपट्टी अगर दे दिया, शार परपट्टी और चंद्र प्रभावट्टी या फिर कैशोर सॉरी गोक्षुरादि गुकुल या मूत्रल कोई दवाइयाँ हैं जैसे चावल के धोन का पानी या फिर गन्ने का रस 1 लीटर 2 लीटर पिला दिया ना, बहुत अच्छे से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
उसी तरह से अश्मरी जन्य मूत्रकृच्छता है, जब किडनी स्टोन हो गए हैं तो किडनी स्टोन की वजह से किडनी में अटक गया है, वो स्टोन अटक गया है, या फिर यूरेटर में अटक गया है, यूरिनरी ब्लैडर में अटक गया है, यूरेथ्रा में अटक गया है, और उसके वजह से यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हृदय अब मूत्र वेग का धारण वहां पे हो ही रहा है स्टोन की वजह से, तो अपान वायु प्रतिलोमित होकर हृदय में पीड़ा होने लगती है, पूरा बॉडी में कंपन होने लगता है, शरीर कांपने लगता है, फिर कुक्षी शूल, पेट में दर्द होने लगता है, फिर अग्नि दुर्बलता होती है, क्योंकि अगर अपान वायु जाके ऊपर जा रही है और समान वायु को विकृत कर रही है तो अग्नि मांद्यता हो जाती है, फिर मूर्छा होने लगती है, क्योंकि वो वायु जो है वो सिर में चली जाती है, उसकी वजह से इंसान बेहोश हो जाता है, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मूत्र कृच्छता के साथ में शर्करा भी निकल लगता है, तो वो भी पेनफुल रहता है, ऐसे रेती के कण की तरह जो निकलता है उसमें भी पेन होता है, और थोड़े थोड़े न टुकड़े टुकड़े निकलने लगते हैं, स्टोन अगर फुट फुट के निकल रहा है तो सिकता, वो उसको वो भी पेनफुल निकलने लगता है, ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। तो मूत्र कृच्छता में तो बहुत बताया कि अवगाहन देना है, बस्ती देना है, तरल दवाइयां देनी है, वो सब हम लोग अभी नहीं देंगे, हम लोग श्वेत परपटी देख रहे हैं, चिकित्सा तो हम श्वेत परपटी से ही करके ठीक करने वाले हैं। इसी तरह से एक मूत्राघात नाम की बीमारी होती है, इसमें चक्रदत्त, चक्रपाणी दत्त जिन्होंने चरक संहिता पे कमेंट्री लिखी है, हर एक श्लोक और उसके बाद में कमेंट्री, आयुर्वेद दीपिका नाम का जो पुस्तक है उसमें हर चरक संहिता में जो जो श्लोक है उसको सिंप्लीफाई करके संस्कृत में लिखा है, तो उन्होंने एक अलग से बुक लिखा, उन्होंने सुश्रुत संहिता पे भी भानुमति टीका लिखी है, सुश्रुत संहिता पे हम लोग ज्यादातर दलहन की टीका पढ़ते हैं लेकिन भानुमति टीका भी पढ़ी है, तो चक्रपाणी दत्त जो बंगाल के वैद्य थे उन्होंने लिखी है, तो उन्होंने एक अलग से पुस्तक लिखी है काय चिकित्सा पे, अपने अनुभव योग, मतलब जो वो तो चरक संहिता के लिखते थे, कमेंटेटर तो थे ही, उन्होंने अपना भी कुछ अनुभव लिख के उन्होंने चक्रदत्त नाम की पुस्तक में वर्णन किया है कि मूत्राघाते मूत्र शोष्यते प्रतिहन्यते वा, मतलब मूत्राघात यह एक मूत्रवा स्त्रोतस का व्याधि है और इसमें मूत्र की उत्पत्ति ही कम होती है या मूत्र का अवरोध उत्पन्न हो जाता है, इसको हम मूत्राघात बोलते हैं। मूत्र कृच्छता छोटा है, उसका बड़ा भाई जो बड़ा व्याधि है वह मूत्राघात है, तो मूत्राघात और मूत्र कृच्छता में बहुत डिफरेंस है, मूत्र कृच्छता में कठिनाई से थोड़ा थोड़ा यूरिन हो रहा है, यूरिन तो फॉर्मेशन हो रहा है, मूत्राघात में तो फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो इसके 13 प्रकार बताए हैं अपने ग्रंथों में माधव निदान में, मैं अभी ना संडे से माधव निदान का क्लासेस लेने वाला हूँ, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि मूत्राघात क्या होता है क्या नहीं होता, एनालिसिस करेंगे आयुर्वेद के हिसाब से, निदान डायग्नोसिस और किस तरह से समझना चाहिए, किस तरह से पेशेंट आते हैं, वह सब मैं माधव निदान का जो क्लास लूंगा उसमें बताऊंगा। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इसमें 13 प्रकार होते हैं, तो वात कुंडलिका, अष्टिला, वात बस्ती, मूत्रातीत, मूत्र जठर, मूत्रोत्संग, मूत्रशय, मूत्र ग्रंथि, मूत्र शुक्र, उष्णवात, मूत्रासाद, फिर वेड़ विघात और बस्ती कुंडल, यह 13 टाइप के बताए हैं, तो इसमें क्या होते हैं कि अलग अलग, जैसे मल मूत्र और शुक्र का अगर विधारण कर दिया, बहुत ज्यादा अगर मल आ रहा है और उसको रोक के रख रहे हैं, एक दिन नहीं डेली रख रहे हैं, जैसे लोग आईटी सेंटर में काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा वर्कलोड रहता है, मल का वेग आया लेकिन वो भूल ही जाते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, तो मल का वेग अगर वहां मल दो काम होगा, एक तो अपान वायु दूषित होगा, प्रतिलोमित होकर व्याधि उत्पन्न करेगा, मूत्राघात जैसे बीमारी करेगा, दूसरा क्या है कि मल एक टॉक्सिन है, जहर है जो बॉडी एक्सपेल करना चाह रही है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वह अगर ब्लड में मिलेगा उससे बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर होंगे, फिर वो क्या करेगा कि वो पूरा पानी ऑब्जर्व हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन सिगमेंट कोलन में, वो पानी जाके प्रतिशाय करने लगता है या पिंड को द्वेष्टन करता है या बहुत सारे डिजीजेस करता है, तो यह मल वेग का धारण करना, मूत्र वेग का धारण करना, वो भी वायु को प्रतिलोमित कर देता है, और जो सिस्टम है हमारा यूरिनरी सिस्टम उसमें ब्लॉकेज ब्लॉकेज कर देता है। उसी तरह से शुक्र का धारण कर लिया, शुक्र वेग आ रहे हैं और वो धारण करके बहुत देर तक रख रहे हैं, और जैसे पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, सब देख रहे हैं मजे लूट रहे हैं, लेकिन शुक्र वेग आ रहा है उसको रोक के रख रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं शुक्र वेग को, उसके वजह से भी ये मूत्राघात नाम का बीमारी होता है, वायु जो रहता है वो पास नहीं हो पा रहा है, एक तो वो कामोत्तेजना वाले चीज देखनी नहीं चाहिए और देख रहे हैं तो शुक्र निकलने देना चाहिए, उसका दुष्परिणाम होगा प्रतिलोम क्षय होगा, ठीक है, लेकिन वह अगर वायु को रोक दिया तो वायु ज्यादा डेंजरस है, वो वायु जाके फिर मूत्राघात, किडनी और ये मतलब पूरा यूरिनरी सिस्टम को वो इम्बैलेंस कर देगा और किडनी फेलियर भी कर सकता है, और शुक्र निरोध करने की वजह से शांडता भी आती है, क्लैब्यता भी आता है, इम्पोटेंसी भी आती है, ये बताया है ग्रंथों में, तो इसी तरह से ये 13 तरह के मूत्राघात हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन अपना जो द्रव्य है, यह श्वेत परपटी क्षार परपटी, इस पे आते हैं।
तो श्वेत परपटी जो रहता है इसमें हमने कलमी सोरा ले लिया, पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया, फिर फिटकरी ले लिया और नवसागर ले लिया। इसको मोटा चूर्ण बना के ऐसे मर्दन करके पतला पतला करके फिर मिट्टी के जो पात्र है उसमें मंद अग्नि देके इसको डाल दिया और इसको पिघला दिया। मेल्ट करने के बाद फिर कलछुल से लेके और केले के पत्ते के बीच में घी लगा के और डाल के ऊपर से दोनों साइड में जो गोबर का उपला है वह लगा दिया और उसके बाद में फिर प्रेस किया बहुत अच्छे से, प्रेस कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि गोबर का उपला से हम नहीं प्रेस करेंगे, केले के पत्ते के ऊपर ही बेलन को ऐसे घुमा देते हैं तो उससे परपटी कल्पना बन जाती है। फिर उसको निकालते हैं, फिर दूसरे केले का पत्ता लेते हैं, फिर उसमें घी लगा देते हैं, फिर ऐसे जहाँ पे ये परपटी बनते हैं वहां पे आप लोग आके देखिए, खुद बनाइए तो आप लोग को एक फीलिंग आएगा कि कितना प्रेस करना है, कितना पतला परपटी बन रहा है। ये परपटी पतला ही बनना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करना है कि इसको बना के और फिर शीशी में बना के इसको रख लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कपड़े से छान के और पाउडर फॉर्म में रख लेते हैं। दोनों मेथड से ही है, लेकिन परपटी का टैबलेट नहीं बनाना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुजी आदरणीय वैद्य समीर जमदग्नि सर हमें सिखाते हैं। तो इसका मात्रा है 5 से 10 रत्ती तक। एक रत्ती मतलब 125 mgm, 10 रत्ती मतलब 1250 mgm तक, या फिर अगर 5 रत्ती ले लिया तो 625 mgm, इतना इसकी मात्रा रहती है। सुबह शाम गर्म पानी, सॉरी ठंडे पानी के साथ या नारियल पानी के साथ या तक्र के साथ या दही लस्सी के साथ, गन्ने के रस के साथ, तंडुलोदक के साथ, अलग अलग जो व्याधि की अवस्था है उस हिसाब से हमें इसकी योजना करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मूत्रल है, बहुत अच्छा पेशाब लाने वाला है। अगर ये शार परपटी दे दिया जाए ना, बहुत अच्छे से यूरिन होने लगता है। फिर उसके बाद में ये पसीना निकालने वाला स्वेदल है, बहुत अच्छा से पसीना निकलता है। उसी तरह से यह वातानुलोमक है, इसका जब सेवन कराते हैं तो अच्छे से पेट साफ होने लगता है, मतलब मोशन अच्छे से होने लगता है, यूरिन अच्छे से होने लगता है। शुक्र अगर अटका हुआ है तो शुक्र अच्छे से निकलने लगता है। फिर यह साथ में परपट्टी कल्पना है, इसको परपट्टी विधि से बनाया तो ये अम्ल पित्त। अम्ल पित्त क्यों होता है? क्योंकि अग्नि मान्यता रहती है, पित्त का उष्णता तीक्ष्णता और द्रवता बढ़ने की वजह से अम्ल पित्त होता है। उसमें एसिडिक जो कंटेंट्स रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं, अम्लीय रहते हैं, उसका कारण अग्निमान्यता ही रहती है। और अग्निमान्यता से आम उत्पत्ति होती है। आम न स्रोतसों को अवरोध कर देता है, क्लेदक कफ की उत्पत्ति होती है, क्लेदक कफ का आवरण होता है। जहां पर भी पित्त सिक्रेटिंग सेल्स हैं, मतलब जो एंजाइम सिक्रेटिंग जो ग्लैंड्स हैं उन पे कफ का आवरण होता है, क्लेदक कफ का। तो वह आदो क्लेदेती पश्चात विशोषेती, क्लेदक कफ को पहले क्लेदन क्लेदन करेगा, बाद में सुखा के क्लीन कर देगा। जो भी एक्स्ट्रा लेयर है म्यूकोजल मेम्ब्रेन के ऊपर म्यूकस का लेयर है वो म्यूकस को निकाल देगा और पित्त का सिक्रीशन अच्छे से होने लगेगा। तो अपने आप उसका पाचन हो जाएगा। विकृत जो पित्त है उसमें जो नॉर्मल पित्त आएगा वो जो सामता है, मतलब पित्त में आम युक्त जो पित्त है उसमें आम का पचन कर देगा तो पित्त शुद्ध हो जाएगा। पित्त क्लीन हो गया तो अम्ल पित्त जो आ रहा है वह ठीक हो जाएगा। कितना एकदम संप्राप्ति एकदम क्लियर क्लियर है कि आम युक्त जो पित्त है, साम पित्त है, उसमें आम का पचन करता है। यह कौन करता है? तो क्षार परपटी करता है। आम का पचन कर दिया तो पित्त, अम्ल पित्त में इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। उसी तरह से मूत्र कृच्छता अगर रहेगी तो यह मूत्र प्रवृत्ति करा देता है, यूरिन फॉर्मेशन अच्छे से होने लगता है, यूरिन अच्छे से निकलने लगता है, सारा स्त्रोतरोजन्य संप्राप्ति उसको ठीक कर देता है। उसी तरह से मूत्राघात है तो उसमें भी मूत्राघात होने का कारण है कि वायु अनुलोमित होके प्रतिलोमित होके, मतलब वायु उल्टे दिशा में जाके प्रतिलोमित होके जो मूत्रवत संस्थान है उसको वो इम्बैलेंस कर देता है। तो यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं होता, सार्किट विभाजन भी नहीं ठीक से हो पाता, सारा इरिवर्सिबल, सॉरी दूसरे डायरेक्शन में जाके सारा ना रिवर्स होके वायु जो है सारे सिस्टम को इम्बैलेंस कर रहा है। तो ये वायु को प्रतिलोमित कर देता है। सार किट विभाजन अच्छे से होगा, किट का विभाजन होगा तो वो जो जलीयांश निकलेगा वो मूत्र बनेगा, जो स्थूल अंश बनेगा वो मल बनेगा, और कुछ स्वेद के रूप में भी जलीयांश निकलने लगता है। और क्लेदस से मूत्र वाहनम, ऐसा बोलते हैं कि क्लेद जो रहते हैं वो मूत्र के रूप में निकलते रहता है, ज्यादा यूरिन के रूप में निकलता है। और पूरा स्किन को अच्छा रखना, सॉफ्ट रखना, वो स्वेद का काम है। तो वहां से भी पसीना निकलते रहना चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम है हमारा। तो यह क्या करता है, स्वेद प्रवृत्ति भी अच्छा कर देता है, मल भी अच्छा निकालने लगता है, मूत्र कृच्छता में भी काम करता है, मूत्राघात में भी काम करता है, पेट का दर्द ठीक कर देता है। क्योंकि जहां पर भी आम की वजह से स्त्रोतस अवरुद्ध है उसको ये खोल देगा तो वायु का अनुलोमन होगा, अग्नि अच्छी हो जाएगी, भूख लगने लगेगा और पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर आदमान में ठीक करता है, अश्मरी को भेदन कर देता है, तो अश्मरी भेदक होने की वजह से और फिर अश्मरी को तोड़ तोड़ के निकाल देगा।
फिर यह परपटी है, दीपन पाचन भी है, अग्नि का दीपन करती है, आम का पचन करती है। फिर मंदाग्नि में बहुत अच्छा काम करती है। अजीर्ण या पेट दर्द में जो तकलीफ हो रही है, अजीर्ण हो रहा है, उसमें भी क्षार परपटी है, मतलब क्षार है तो आम का पचन कर देगी, और परपटी है तो वह भी दीपन कार्य करेगी, बहुत अच्छा काम करती है। तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पेशाब रुक गया है, या पित्त की गर्मी की वजह से किसी कारण से पेशाब कम मात्रा में बन रहा है, या जलन के साथ हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, तो मिश्री के साथ मिलाकर, और मिश्री के साथ जैसे चंदन आदि, पानक हो गया, तंडुलोदक हो गया, पित्त को शमन करना है तो मधुर तिक्त कषाय रसात्मक, तो क्यों ना मिश्री डाल के उसका पित्त की उष्णता है उसको कम कर दिया जाए, इसलिए शरबत पिलाया जाता है। नींबू शरबत भी पिला सकते हैं, या कोकम शरबत पिला सकते हैं, गन्ने का रस पिला सकते हैं, तंडुलोदक दे सकते हैं, या तिक्त रसात्मक जैसे नीम का हम लोग शरबत बना के, नीम को पीस के शरबत बना के वो दे सकते हैं। या सौंफ रहता है, बड़ी शेप जो बोलते हैं, सौंफ लाइए, काली मिर्च लाइए, और पुदीना लाइए, और उसको पीस के और शरबत बनाइए चीनी डाल के, और वो बहुत टेस्टी लगता है, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए। मैं फिर से बताता हूँ, पुदीना, काली मिर्च, फिर नींबू और सौंफ, इसको पीस के और शरबत बनाइए। यह मूत्रल रहता है, बहुत अच्छे से मूत्र प्रवृत्ति करता है। यह क्षार परपटी के साथ इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह इसका प्रभाव रहता है वो किडनीज पे भी बहुत अच्छा रहता है, पेशाब साफ होके आने लगता है, अच्छे से होने वाला होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा अति व्यायाम करने की वजह से भी डिहाइड्रेट हो जाता है कोई इंसान, बहुत ज्यादा पसीना निकलने की वजह से, तो उसके वजह से भी शरीर में लवण बहुत ज्यादा बन जाता है, मतलब पोटेशियम और सोडियम बहुत ज्यादा शरीर में विकृत हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। फिर क्षारता बहुत ज्यादा होती है, या अम्लता बहुत ज्यादा, अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या क्षारीयता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वह सब पेशाब में घुलकर आने लगते हैं, और बहुत सारे यूरिन के प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो इनको बाहर निकलते रहना बहुत जरूरी है। इंटरनली भी अगर वो जमा हो गए, इम्बैलेंस हुए, तो भी तकलीफ देंगे। बाहर बहुत ज्यादा सोडियम निकलने लगा, या फिर पोटेशियम निकलने लगा, वो भी नुकसान देता है। तो बैलेंस करता है क्षार परपटी, क्योंकि सिस्टम को ही अच्छा कर देता है। और दूसरा है, पेशाब कम उत्पन्न करने की वजह से अगर हमने कोई मूत्र कृच्छता आ रही है, तो यह शीतल द्रव्यों के साथ इसका सेवन कराना है, जैसे गुलकंद के साथ, गुलकंद के साथ दीजिए, या ये दे दीजिए गोखरू काढ़ा, या पुनर्नवाष्टक वात, या पुनर्नवादी कषाय, वरुण आदि कषाय, इनके साथ अगर दे दिया जाए ना तो बहुत अच्छा फायदा करता है। तो यह मैंने श्वेत परपटी बता दिया, यह आप लोग के प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसका प्रयोग करिए आप लोग, और आप लोग को सफलता मिले, यही शुभकामनाएं देते हुए मैं अभी ये बंद करता हूँ। इसके बाद में आपका प्रश्न उत्तर को मैं आंसर दूंगा। जो भी प्रश्न है वह प्रश्न पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। डॉक्टर खुशबू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनल पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, क्योंकि ये ना हैंग हो रहा है, थोड़ा ये हैंग हो रहा है, मैं धीरे धीरे करता हूँ। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मयूरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेखा वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यभान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा रानी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शिल्पा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत सुभाष जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं 1 मिनट ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा हैंग हो रहा है ये, पता नहीं क्यों। डॉक्टर सत्यभान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर 1 मिनट रुकिए, ये ना थोड़ा ये हो रहा है, हैंग हो रहा है। डॉक्टर स्नेहा जी नमस्ते प्रणाम आपको। ये बोल रही हैं कि बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटो हिपेटो हाइपरट्रॉफी, इसमें दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। प्रोस्टेटोमेगैली जब रहता है ना, या हाइपरट्रॉफी जब रहता है, उसमें देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, आप इसका प्रयोग करिए, मैं गारंटी देता हूँ, वो बहुत अच्छा फायदा करता है। दीप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यभान जी बोल रहे हैं कि पंचामृत परपटी के विषय में भी एक संभाषा दीजिए। जरूर मैं करूंगा, आप इंतजार करते रहिए, मैं तो जरूर करूंगा। डॉक्टर जगपाल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रही हैं कि कैन वी यूज इन श्वेत परपटी इन गॉल ब्लैडर स्टोन ऑल्सो। गॉल ब्लैडर स्टोन में तो हाँ देते हैं ना, उसमें त्रिविक्रम रस के साथ दे सकते हैं, आरोग्यवर्धिनी के साथ दे सकते हैं। हम लोग तो देते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि पित्त का प्रकोप ना हो। अगर हमने श्वेत परपटी दिया, अब ये क्षार परपटी है, क्षारीय सारे द्रव्य हैं, तो हमको इसको देना है तो प्रिकॉशन से देना है, कि जैसे गुलकंद के साथ दे दीजिए, या फिर हम लोग आंवले के स्वरस के साथ, या आंवला के मुरब्बा के साथ दे दीजिए, तब ये काम करेगा। लेकिन श्वेत परपटी को गॉल ब्लैडर स्टोन में उतना ऐसा नहीं बताया, इसका जहां भी उल्लेख है तो दीपन पाचन,
इस तरह से बताया है, दीपन पाचन है, और दूसरा मूत्र व स्त्रोतस पे इसका ज्यादा रोल रहता है। गॉल ब्लैडर स्टोन पे इसका इफेक्ट कितना आएगा यह हम लोग नहीं कह सकते। गॉल ब्लैडर स्टोन पे काम करने वाली त्रिविक्रम रसी है, ताम्रभस्म ही है, आरोग्यवर्धिनी सुचेकर रसी है। इसका ये नहीं बोला है कि यह पित्त का स्त्राव अच्छा से करता है, यह नहीं बोला है। दीपन पाचन है, मतलब जो ग्रहणी कला में अगर कफ का आवरण है उसको ये ठीक करेगा, ग्रहणी कला को अच्छा करेगा। लेकिन यकृतगामी है, श्वेत परपटी, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं आया है। परपटी की वजह से हो सकता है, लेकिन उतना इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट ऐसा नहीं होता। मतलब इनडायरेक्टली ये गॉल ब्लैडर स्टोन में काम करेगा। अगर हमने जैसे आरोग्यवर्धिनी के साथ दे दिया तब ये काम करेगा, सुचेकर रस, त्रिविक्रम रस के साथ दिया तब काम करेगा। अकेले श्वेत परपटी से गॉल ब्लैडर स्टोन डिजोल्व होगा ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। अगर आपको कोई अनुभव है तो मुझे बताइए, लेकिन मैंने तो नहीं देखा है। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि अष्टिला में प्रयोग कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो सहायक औषधि क्या हो। आप न आज इंटरेक्टिव सेशन में आइए, तो हमारे गुरुजी का एक प्रोस्टेट फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को दूंगा। और अष्टिला में तो देना है तो कांचनार गूगल दीजिए ना, शार परपटी दीजिए, कांचनार गूगल दीजिए, ये गूगल कल्प दीजिए, गोक्षुरादि गूगल, चंद्र प्रभावटी ये दीजिए। फिर उसमें पारिजातक का बीज है, कज्जली है, प्रोस्टेट फॉर्मूला है हमारे सर का, वो बहुत अच्छा है, कार्यकारी है, उसमें रिजल्ट आता है। आप शाम को इंटरेक्टिव सेशन में आइए, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा उसमें, जो आप लोगों के पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा करेगा। डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी बोल रहे हैं कि बीज करडई 1 तोला, शीतल चीनी 6 माशा, सौंफ 1 माशा, इलायची 2 दाने का क्वाथ में 3 माशा, कल में 16 का प्रक्षेप डालकर देने से मूत्रकृच, मूत्रदाह, मूत्राघात में शीघ्र लाभ होता है, अनुभूत है। ये आप लोग लिख लीजिए। डॉक्टर जयदेव सिंह राघव जी ने बहुत अच्छा दवाई बताया, और ये सच में फायदा होता है। हमारे सर के फॉर्मूला में, फॉर्मूला बुक में भी ये है। बीज करडई 1 तोला, शीतल चीनी जिसको चोप चीनी बोलते हैं 6 माशा, सौंफ 6 माशा, इलायची 2 दाने का क्वाथ में डाल के, कलमी सोडा डाल के। अब कलमी सोडा है ही, सूर्य सार जो है ना वो मूत्र कृच्छता, मूत्रदाह और मूत्राघात में काम करता ही है। यह यूरिनरी सिस्टम पे काम करने वाली कलमी सोडा है। ऐसे अगर आप खाएंगे ना तो बहुत ही कुछ तो अजीब लगता है, ऐसे मत खाइए इसका। जब इस तरह से प्रयोग करते हैं तब अच्छा फायदा होता है, सेफ रहता है वो। फिर उसके बाद में कलमी सोरा का और भी कहीं कहीं उपयोग होता है, वो मैं कभी कलमी सोरा पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, सूर्य सार, पोटेशियम नाइट्रेट, तब मैं उसके बारे में बताऊंगा। डॉक्टर श्री वरुण शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विट्ठल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर किरण नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी जय धन्वंतरी। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। आपका नाम कितना बढ़िया है, रवि प्रताप जी। रवि प्रताप, रवि मतलब सूर्य, और उनका प्रताप मतलब उनका जो यश है सब जगह जाए, और सिंह, वाह क्या नाम है आपका। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं आपको कोटि कोटि नमन, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद हो। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी का क्वेश्चन है कि रोज सुबह थोड़ा सा स्नेहपान करना ही चाहिए। हाँ करना चाहिए, इसलिए हम तो रसायन काल में देते हैं, स्नेहपान करना चाहिए, रसायन का सेवन करना चाहिए, खाने के साथ खाना चाहिए। स्नेह, थोड़ा सा घी तो जरूर होना चाहिए, और ये भारतीय संस्कृति में है। इसलिए भारतीय लोग ना बहुत ज्यादा ओजस्वी तेजस्वी ऐसे रहे। भारत की जो संस्कृति है वह सबसे प्राचीन संस्कृति माना जाता है। हिंदू सभ्यता जो है ना वो बहुत प्राचीन है। तो क्योंकि यहाँ का लोगों का खान पान, रहन सहन इतना अच्छा बना है, धरती का स्वर्ग है ये भारत। लोग इसको नहीं स्वीकार करते हैं, वो लोग बाहर देखते हैं कि वो लोग अच्छा है। अपने को देखना चाहिए कि हम लोग को भगवान ने क्या नहीं दिया, हिमालय दिया है, जम्मू कश्मीर दिया है, और कन्याकुमारी दिया है, तीनों ओर से समुद्र दिए हैं। और भारत में इतना अच्छा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल, उड़ीसा, फिर साउथ के इतने अच्छे अच्छे प्रदेश है, केरला तो गॉड्स ओन कंट्री है। इतना इतना अच्छा है ना, मतलब डाइवर्सिटी, और इतना अच्छा है ना कि क्या बताएं। इतना मतलब अलग अलग चीजें, नृत्य है, कला है, कितना अच्छा है। भारत जैसा तो कहीं भी देश नहीं है। और 4 धर्म यहीं पे बने हैं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये केवल भारत में बने हैं। तो ये तो इतना अच्छा देश है कि क्या बताएं। डॉक्टर श्वेता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं कि सर जी ये रामबाण औषधि है, चमत्कारिक करता है, कभी असफल नहीं हुआ है, बहुत उपयोग किया है, बहुत यश मिला है। जी आपने बहुत सही बात बताया, इसका यश मिलता है।
डॉक्टर संहिता नेगी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रही हैं कि थैंक यू सर फॉर प्लानिंग ऑफ माधव निदान क्लास। जी मैं ये सोच रहा हूँ कि हर संडे संडे को हम लोग ना संडे से 4 बजे का जो है माधव निदान अब शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें केस टेकिंग में प्रॉब्लम आती है। मतलब लोग ना रिपोर्ट्स लेके आते हैं और ये बीमारी है, इसका क्या इलाज है, तो लोग फॉर्मूला दे फिर करते हैं। लेकिन माधव निदान को समझना बहुत जरूरी है। निदाने माधव श्रेष्ठ, निदान में माधव निदान सबसे श्रेष्ठ है। और वह डायग्नोसिस करना, वह समझना बहुत जरूरी है। चिकित्सा तो हम लोग कुछ भी कर देंगे, मतलब बेसिक प्रिंसिपल का, लेकिन बीमारी नहीं समझ आ रहा है तो हम लोग स्रोतस दृष्टि समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग चिकित्सा क्या करेंगे। इसलिए माधव निदान का हम लोगों ने ऐसा प्लानिंग किया है, हम लोग शुरू करेंगे। डॉक्टर अनुरिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। और माधव निदान कोई नहीं पढ़ाता अच्छे से, मतलब दिल से जो पढ़ाने वाला है ना, कोई नहीं पढ़ाता। सब लोग चिकित्सा में जाते हैं, सब लोग को ऊपर देखना पड़ता है, लेकिन बेसिक चीज पे लोग नहीं ध्यान देते। मैं माधव निदान का क्लास लूंगा, आप लोग भी माधव निदान ले लीजिए, खरीद लीजिए, हम लोग डिस्कस करके पढ़ेंगे। जूम पे पढ़ेंगे तो आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, इंटरेक्टिव। डॉक्टर दिबांशु जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप्ति जी बहुत बढ़िया चीज बोल रही हैं कि कोकिलाक्ष क्वाथ विद 2 to 3 to 4 रत्ती श्वेत प्रपटी बीडी वर्क्स वेल टू रिड्यूस यूरिक एसिड विद अदर मेडिसिन। बराबर, कोकिलाक्ष क्वाथ जो है ना वो वातरक्त की चिकित्सा में बताया है। और वातरक्त जब रहता है, गाउटी अर्थराइटिस जब रहता है, उसी के जैसा हम लोग गाउट इज इक्वल टू वातरक्त ऐसा नहीं बोल सकते, उसी के जैसा संप्राप्ति होता है। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए कोकिला को दिया जाता है, और उसमें श्वेत परपटी अगर दे दिया जाए तो यूरिक एसिड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पायरुविक एसिड, यूरिक एसिड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दीप्ति जी ने बहुत अच्छा चीज बताया, ये सच है। डॉक्टर सत्यभान जी बोल रहे हैं कि माधव निदान श्रेणी का क्या समय होगा। 4 बजे संडे से शुरू होगा, संडे से शुरू होगा। आगे का हम प्रोग्राम बताएंगे आपको, अपडेट कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नमन कौशिक वैद्य जी बोल रहे हैं कि गुरुदेव चरण स्पर्श, थैंक यू आपको बहुत बहुत आशीर्वाद हो, आपका उन्नति हो, आपको यश कीर्ति धन सब कुछ मिले। और जो आप आयुर्वेद में आए हैं तो यहाँ आयुर्वेद में इतना नाम कमाए कि 2000 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस से रोगी आपके पास आए, आपका ऑरा ऐसा फैले, ऐसा नाम फैले कि ये डॉक्टर 2000 किलोमीटर दूर से रोगी आने चाहिए, तब हम लोग आपको राजवैद्य बोलेंगे। इतना आप लोगों का नाम होना चाहिए। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से ये केस टेकिंग के बारे में यूट्यूब में जो हमारा लेक्चर हुआ था संडे को, उसका ही अपलोड करके वो चलेगा, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब में। आज आज वही लेक्चर को फिर से चलाया जाएगा, तो आप लोग ये डाउनलोड करके इस लिंक से आप लोग देख सकते हैं। डॉक्टर वैद्य ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं कि कैप्सूल्स में भरकर दिया है इसको। जी आप दीजिए ओम प्रकाश तिवारी जी। मैंने तो परपट्टी कल्पना को ऐसे ही देते हुए देखा है, कैप्सूल में कभी देखा नहीं है। आयुष दर्पण टीम की तरफ से यूट्यूब का वो बताया जा रहा है, वो आप देख लीजिए। सत्यभान जी बोले हैं कि कोई कोई वैद्य बंधुओं को नींबू पानी अनुपान से देखे देखा है, यह उचित होगा। 100% सही होगा। नींबू पानी के साथ देने से बहुत, और नींबू पानी नहीं है, नींबू का शरबत है। नींबू का शरबत जो रहता है वो शीतल रहता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, इसलिए इसको दिया गया है। और ये अम्ल रसात्मक रहता है, तो क्षार का कोई भी दुष्परिणाम ना हो, इसलिए नींबू पानी के साथ दिया जाता है, नींबू शरबत के साथ। तो यह अम्ल और अल्कली, मतलब एसिड और अल्कली जो रहता है वो मधुर रसात्मक बन जाता है, तो कोई दुष्परिणाम नहीं होने देता, बहुत अच्छा फायदा होता है। ये बराबर है आपका। डॉक्टर योगेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं। पक्षाघात से हुई मूत्रकृच्छता में गोक्षरादि घृत श्वेत परपटी दे सकते हैं क्या, साथ में चंद्र प्रभावटी। बराबर है। पक्षाघात तो सांस ने विरेचनम बोला है, और वहां पे वायु का अनुलोमन करना है। पक्षाघात में प्राण वायु का ही विकृति रहता है, तो अगर हम लोग दे रहे हैं पक्षाघात में, तो यह वायु का अनुलोमन, अपान वायु अगर ठीक होगा तो प्राण वायु ठीक होगा। और उसमें मूत्र कृच्छता आ रही है, तो गोक्षरादि गोकुल जो है वो मूत्रल है ही। गोक्षरादि घृत दे रहे हैं हम, श्वेत परपटी दे रहे हैं वो भी मूत्रल है। आदो क्ले देती पश्चात विशोषयति, ऐसा क्षार वाला परपटी है। और चंद्रप्रभावटी देने से पक्षाघात में हुई मूत्रकृच्छता में बहुत अच्छा फायदा करेगा, और पक्षाघात में भी बहुत अच्छा फायदा करेगा। डॉक्टर विवेक भारद्वाज जी पूछ रहे हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप इज अफेक्टेड देन परपटी विल हेल्प। सोडियम पोटेशियम पंप, आप ना इस तरह से ऐसा क्वेश्चन मत पूछे। इस ये काम करेगा, परपटी कल भी काम करेगा, काम करेगा, लेकिन इस तरह से एलोपैथी और आयुर्वेद का खिचड़ी मत बनाइए। एलोपैथी और आयुर्वेद, दाल और खिचड़ी, दाल और चावल को मिक्स करके खिचड़ी, तो वो खिचड़ी बनता है। इस तरह से आप एलोपैथी प्रोटोन पोटेशियम पंप उसमें परपटी डाल के आप दे रहे हैं,
तो आपको समझने के लिए ठीक है उसमें, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। आप चिकित्सा देंगे तो सोडियम पंप पोटेशियम पंप बढ़ा हुआ है, अफेक्टेड है, या उसमें कुछ भी है, उसमें परपटी देंगे तो सोडियम कितना कम होता है, पोटेशियम कितना कम होता है, ऐसा तो बहुत ही डिफिकल्ट है समझना, और करना बहुत डिफिकल्ट है। डॉक्टर वैशाली जी थैंक यू। डॉक्टर कार्तिक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तबरेज अली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंकित चतुर्वेदी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेखा वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक भारद्वाज जी बोल रहे हैं कि हाउ लॉन्ग इट कैन बी गिवन, जब तक आपका बीमारी है, मूत्रकृच्छता है, तब तक दीजिए, उसके बाद में बंद कर दीजिए। जब बीमारी नहीं है तो क्यों देंगे आप। और एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन है ना, इसमें अपथ्य बताया है कि तेल मिर्ची मसाला कटु उष्ण ये नहीं देना है। रोगी हमारी बात नहीं मानता है, वह पित्त प्रकृति का भी होता है, पित्तवर्धक आहार विहार भी खा रहे हैं, तब उनको नहीं देना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन वही है, वही पेशेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनको नहीं देना है, त्याज्य रोगी हैं, जो हमारी बात नहीं मानते हैं उनको नहीं देना है। किसको देना है, तो जो लोग उष्ण कटु तीक्ष्ण ये सब आहार विहार का सेवन नहीं कर रहे हैं, तेल का सेवन नहीं कर रहे हैं, घृत का सेवन कर रहे हैं, रात्रि जागरण नहीं कर रहे हैं, अति मैथुन नहीं कर रहे हैं, दिवा स्वप नहीं कर रहे हैं, दही नहीं खा रहे हैं। दही खा रहे हैं तो किसी चीज के साथ खा रहे हैं, जो हमारा परहेज पालते हैं उनके साथ में इसको देना चाहिए। ऐसे दे देंगे तो साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा तो बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाएगा, रैशेस आएंगे पूरे बॉडी में, फिर एनाफिलिप्टिक शॉक भी बैठ सकता है, क्योंकि लोग फॉलो नहीं करते हैं तो तकलीफ हो जाती है। डॉक्टर प्रतिभा जी बोल रहे हैं कि ब्रेन क्लॉट में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। ब्रेन क्लॉट में तो पैरालिसिस का सारा ट्रीटमेंट होता है। पक्षाघात हेतु सस्ने विरेचनम, त्रिवित्तादि ले हम त्रिवित्तादि मोदक जब देते हैं तो विरेचन होता है घृत पान करा के, तो क्लॉट होते हैं वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, और पक्षाघात की सारी चिकित्सा करिए, क्लॉट ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उमा रानी महान काली जी बोल रही हैं कि उमा रानी जी को प्रणाम, आपका नाम इतना पवित्र है, देवी माता का है नाम। हाइड्रोनेफ्रोसिस विद रेनल कैलकुलाई विद फिगर फीवर इंडिकेटेड, जरूर 100%। रेनल कैलकुलाई हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों है, क्योंकि कैलकुली है, अश्मरी है, वो मार्गावरोध कर रहा है, यूरिन नहीं निकल पा रहा है, तो जो किडनी है उसमें पानी जमा हो गया, बहुत ज्यादा पानी गुब्बारे की तरह बलून की तरफ पूरा पानी पानी जमा हो गया है। तो रीनल कैलकुलाई में आप क्षार परपटी देंगे, श्वेत परपटी, वो फोड़ेगा और मार्गवरोजन्य संप्राप्ति उसको खोल देगा, अपने आप वो यूरिन निकलने लगेगा। और दूसरा है मूत्रल कषाय के साथ और दे सकते हैं, जैसे गोखरू काढ़ा दे दिया, वरुणादि कषाय, या पुनर्नवादि कषाय, पुनर्नवाष्टक क्वाथ, ये सब के साथ दे दिया। और जब वो यूरिन निकलने लगेगा, इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा, तो फीवर भी ठीक हो जाएगा, तो इसको दे दीजिए। चंद्रप्रभा वटी गोक्षुरादि गुगुल इनके साथ भी दे सकते हैं। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति बर्वे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आप लोग ना बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं आप लोग। डॉक्टर भारती पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोगों को तो माधव निदान पढ़ के और उस पर डिस्कस करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग आएंगे जूम पे, हम लोग सेशन करेंगे माधव निदान पे, एक एक व्याधि और एक एक सिम्टम पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। जितना डिस्कशन करेंगे उतना बुद्धि वर्धनानाम श्रेष्ठ संभाषा, ऐसे बताए संभाषा बुद्धि वर्धनाम श्रेष्ठ, जितना डिस्कस करेंगे उतना हमारा बुद्धि और चलेगा, दिमाग चलेगा। इसलिए आप लोग माधव निदान की उसमें जरूर आया करिएगा। डॉक्टर भावना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवांशु जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रीना बिश्नोई जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यभान जी नमस्ते। आप बोल रहे हैं कि सर जी आपने 1500 पुस्तकों की सूची बताने को कहा था, हम उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आपकी कृपा बरसेगी। जी मैं दे दूंगा, आप रुक जाइए, क्योंकि इतने सारे लेक्चर होते हैं। आज देखिए मेरा हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा है, सुबह चरक की भी क्लास नहीं हो पाई। मैं तो इतना मेहनत करता हूँ कि ओवर मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा, तो ओवर एक्सर्शन हो जाता है। मैं सब दे दूंगा, रुक जाइए। अनुरिता जी बोल रही हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है मूत्र कार्य होने पर, और डोंट डाउट ऑन आयुर्वेदा। इन्होंने किसी का आंसर दिया है अनुरिता जी ने। डॉक्टर सुमित जी बोल रहे हैं नमस्ते। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते। इन्होंने अनुरिता जी ने क्या बताया कि जो पोटेशियम सोडियम का जो इम्बैलेंस होता है उसका उत्तर दिया कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है मूत्र कार्य होने पर। जब यूरिन फॉर्मेशन अच्छे से होगा, यूरिन पास होने लगेगा, तो अपने आप सोडियम और पोटेशियम का जो इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। यह अनुरिता जी ने बताई है। डॉक्टर सुमित जी बोल रहे हैं तबीयत कैसी है आपकी। मेरी तबीयत ठीक ही है, असली में नींद पूरी नहीं हो पा रही, ओवर एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था,
कल परसों बहुत ज़्यादा सेशन हो गया ना, कंटिन्यू सेशन हुए संडे को, 6 6 घंटा बैठे रहो स्क्रीन के सामने, और फिर वहाँ ध्यान देना पड़ता है, और उसके वजह से नींद नहीं हुई, फिर कंटिन्यू लेक्चर की वजह से मेरा तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसलिए मैं चरक का लेक्चर नहीं ले पाया, लेकिन पूरा दिन ऐसे सुना सुना लग रहा है। चरक संहिता नहीं पढ़ा तो पूरा दिन कैसे तो भी लगता है। कल से डेली होगा चरक संहिता का लेक्चर। डॉक्टर अंकित जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ऋतिक राज जी बोल रहे हैं कि एक बार यूरिक एसिड वाला योग फिर से रिपीट कर दीजिए। यूरिक एसिड वाला योग जो है ना, ऊपर देखिए आप, वो जो कोकिलाक्ष क्वाथ बताया था, डॉक्टर दीप्ति जी ने बताया था, एक बार देख लीजिए, ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा। कोकिलाक्ष क्वाथ और ये शार परपटी दे दिया ना, तो यूरिक एसिड बैलेंस हो जाता है। और इसमें तिक्तक शीर बस्ती का भी बहुत अच्छा रोल है, फिर कैशोर गुगुल का भी अच्छा योग, मतलब फायदा होता है। मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, 1 घंटा 13 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। आप सभी लोगों को नमस्ते, प्रणाम।